जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल की क्लास से बोर तो नहीं हुए थे आप लोग? नहीं नहीं सर। मैंने बस थोड़ा सा कंसेप्ट दिया था, आज थोड़ा सा उसको हम बेहतर करते हैं। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। याद रखें कि हमने डिस्कस करना है। मैं आपको वैसे अपना रोड मैप भी बता दूं, थोड़ा आइडिया भी दे दूं। हमने सैलरी वाले बंदे की रिटर्न को भी डिस्कस करना है कि अगर बंदा कुछ सैलरी कमाता है तो वो रिटर्न कैसे फाइल करता है। अगर कोई पेंशन वाला बंदा होगा तो उसकी कैसे रिटर्न फाइल होगी। ठीक है, अगर कोई बिजनेस पर्सन होगा तो उसकी रिटर्न कैसे फाइल होगी। ठीक है, बिजनेस वाले की रिटर्न कैसे फाइल होगी। ठीक है, और कोई बंदा फ्रीलांसर होगा तो उसकी रिटर्न कैसे फाइल होगी। ठीक है, फ्रीलांसर होगा तो उसकी रिटर्न कैसे फाइल होगी। हमने उसके अलावा कंपनी की रिटर्न कैसे फाइल होगी। ठीक है, कंपनी की रिटर्न कैसे फाइल होगी। पार्टनरशिप की रिटर्न कैसे फाइल होगी। ठीक है, ये सारे रिटर्न मैं एक वैसे आपको आइडिया दे रहा हूँ कि हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी चीजें तो हमने डिस्कस करनी है, लेकिन सैलरी वाले को तो पता है कहीं उसकी जॉब लगी होगी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बिजनेस करने के पाकिस्तान में तरीके कितने हैं, थोड़े से वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, या वो बिजनेस रजिस्टर्ड कैसे होते हैं। आपने बड़े से शॉप्स के ऊपर बड़े से जगहों पे लिखा होगा कि प्रोप्राइटर या सोल प्रोप्राइटर का नहीं, ज्यादातर प्रोप्राइटर का वर्ड आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जब वर्ड आप एक प्रोप्राइटर पढ़े तो आप समझ जाएं कि ये वो बंदा है। ठीक है साकिब भाई, रेडी रहें, क्लास में अटेंटिव रहें। सोल प्रोप्राइटर वो बंदा है जो बंदा अकेला है। ठीक है, ये अब थोड़ा सा शायद लोगों को, बड़े सा लोगों को ये कंसेप्ट पता है। वो एक पर्सन है जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है या बिजनेस को रन करता है। ठीक है, और उसके साथ उसको रन करने के लिए हो सकता है उसके पास मुलाजमीन हो, उसका दोस्त हो, कोई उसका भाई हो, कुछ और लोग हो। यानी कि बेसिकली बिजनेस का जो इन्वेस्टर है वो एक बंदा है। बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का जो मालिक है वो एक बंदा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो बंदा, मुलाजमीन तो उसके पास हो सकते हैं लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस का मालिक होगा वो एक ही बंदा होगा। और ऐसे बिजनेस मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। कुछ लोग इसको ये कहते हैं, कंपनी का वर्ड भी यूज करते हैं, जो कि इसको कंपनी कहते हैं वो गलत वर्ड यूज करते हैं, इसको कंपनी नहीं कहते। इसको हमने सोल प्रोप्राइटर का वर्ड ही यूज करना है। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटर का हमें पता चल गया कि ये वन मैन शो होता है जिसके अंदर एक ही बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, एक ही बंदा बिजनेस को चला रहा होता है। ठीक है, आगे प्रोसीड करें तो अगर एक बंदा अपने साथ किसी और बंदे को शामिल कर ले, वो अपने दोस्त को, अपने भाई को, किसी और बंदे को, तो उसके साथ वो हिस्सेदारी कर ले, उसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर ले, तो ऐसे बिजनेस मॉडल को हम पार्टनरशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। हम कहते हैं कि ये हम जी पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं, हम एज अ फर्म रन करते हैं। ठीक है, उसके बाद सर ये होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, होती तो ये भी पार्टनरशिप है और ये भी पार्टनरशिप है। फर्क दोनों में है लायबिलिटी का। किसका? लायबिलिटी का। अब वर्ड लायबिलिटी को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। मैं इसके लिए एक छोटी सी सादी सी एग्जांपल दूंगा आपको समझाने के लिए लायबिलिटी को। फर्ज करें कि मैंने आपसे आपका सेल फोन लिया। ठीक है, आपके पास 15 प्रो मैक्स है, अल्लाह ताला सबको दे, जो लोग बैठे हुए हैं बाकियों को भी दे। तो लाइबिलिटी है। ठीक है, मतलब आपसे मैं फोन लेके एक इवेंट पे गया, अपने दोस्तों में शोशा मारनी थी, मैंने कहा "ये देखो मैंने लेटेस्ट फोन लिया हुआ है", और वो मेरा फोन कहीं गिर गया, और वो छोड़ दें कि उस पर आई क्लाउड लगा होता है, ये होता है वो होता है, वो फोन मुझसे गिर गया। मैं वापस आया तो मेरे दोस्त ने कहा भाईजान वो फोन तो मुझे चाहिए। मैंने उसको बताया, पूरी स्टोरी सुनाई, रोना धोना लगाया। उसने कहा भाईजान कोई हल नहीं है, मुझे पैसे चाहिए या फोन चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसने कहा कि आपके पास भले बाइक है, भले गाड़ी है, भले जो भी चीज है, आपकी जमीन है, मुझे बेच के मेरा मोबाइल मुझे चाहिए। ठीक है, मैंने कहा यार मेरे पास, मेरी औकात इतनी नहीं है, आपका फोन 5 लाख का है, मेरे पास तो 1 लाख रुपए है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। उसने कहा सर मैं आपके पास जो 1 लाख है वो तो लूंगा ही लूंगा, बल्कि आपके पास कुछ और अगर घर होगा, गाड़ी होगा, वो भी आपकी बिकवा दूंगा, मुझे मेरी चीजें पूरी करिए। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? कि मतलब मेरी आप जाती चीजों को भी बेच सकते हो? उसने कहा जी मैं बेच सकता हूँ। अगर एक ऐसा बिजनेस हो जिसमें आपकी जाती चीजों को भी बेचा जा सकता हो तो हम कहते हैं हमारी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। वो क्या है? अनलिमिटेड है। और दूसरे नंबर पे लिमिटेड में मैं उसको कहूंगा यार ठीक है, फर्ज करें कि मैं आपको नुकसान तो मैं आपको पूरा करता हूँ, लेकिन मेरे पास 500 है, मैं बस 500 दे सकता हूँ, या मैं 1000 रुपए दे सकता हूँ, मैं लाख दे सकता हूँ। आप कहें सर इसकी एग्जाम्पल की इतनी ज्यादा समझ नहीं आई। मैं कहूंगा कोई मसला नहीं, एक सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं।
सर आप मेरी क्लास में बैठे हुए हैं, मैं मुझे आप लोगों ने सब ने कहा सर मुझे चाय पिलाइए, हमें चाय पिलाइए। मैंने कहा सर आप लोग चाय पी लीजिए, जिसने पीनी है चाय के साथ बिस्कुट भी मंगवा लीजिए, साथ पिज्जा भी मंगवा लीजिए, जो कुछ आपने मंगवाना है मंगवा लीजिए, पैसे मैं दूंगा। यानी कि मैंने अपने बजट को लिमिटेड नहीं किया, मैंने अपने बजट को क्या कर दिया है, अनलिमिटेड कर दिया। यानी कि मैंने कहा जो खाना है खाओ, ऐशी करो। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है, मैं कहूंगा यार मैं चाय तो पिलाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा जो बजट है वो पर बंदा 20 रुपए, 60 रुपए या 100 रुपए है। इसका मतलब ये है कि मैंने अपने बजट को कर दिया लिमिटेड। तो इस तरह से वर्ड जो अनलिमिटेड या लिमिटेड होता है, जिसमें हम लाइबिलिटी की बात करते हैं, जब वर्ड लिमिटेड लाइबिलिटी की बात हो तो उसका मतलब है, याद रखिएगा, यहाँ पे आप अपनी जिम्मेदारी को महदूद कर रहे हैं। आप कहें कैसे महदूद करेंगे? मैं कहूंगा आप कहेंगे कि मैं जिम्मेदार हूं इतनी अमाउंट तक, आप अमाउंट फिक्स कर देंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं नुकसान जो मैंने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, मैं उसकी हद तक मैं जिम्मेदार हूं। लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी में मैं अपनी लिमिट को, लॉस की लिमिट को फिक्स नहीं करता, जितना भी नुकसान हुआ मुझे पूरा करना पड़ेगा। अब मैं इसकी मिसाल देता हूं कि हम सोल प्रोप्राइटर में और पार्टनरशिप में जो चल रहे होते हैं वो होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। यानी कि मेरी जाती चीजों को भी बेच के नुकसान पूरा किया जाएगा। वो जो शॉप में बना के बैठा हुआ हूँ, अगर मैं उसका रेंट 3 माह पे नहीं करता तो बंदा आएगा, वो दुकान में रखी हुई चीजों को तो उठा लेगा, बल्कि उसके साथ वो कहेगा यार इधर बाइक रोक दे, पहले मेरा किराया दे के जाना, ठीक है। इसका मतलब यह है कि वो मेरी जाती एहसासों पे भी हाथ डाल सकता है। तो लिमिटेड लायबिलिटी में आपकी जाती चीजें भी बिक सकती हैं अनलिमिटेड में। और लिमिटेड में आपकी जाती चीजें क्या होती है, प्रोटेक्टेड होती हैं, आपके पर्सनल एसेट्स कोई बंदा सेल नहीं कर सकता। तो आप कहेंगे सर लिमिटेड किस हद तक है? भाई ये आपका जो एग्रीमेंट होगा, जो पार्टनरशिप डीड होगी, उसके अंदर लिखा हुआ होगा। मुझे बताइएगा लिमिटेड और अनलिमिटेड के वर्ड को आप पिक कर गए हैं या नहीं किए? यस सर, बिल्कुल जबरदस्त, आगे समझ आ गया सर। जी सर, चलिए, अंडरस्टैंड कर गए हैं। चले शाबाश। अभी इस कंसेप्ट को हमने आगे चल के इंशाल्लाह मजीद भी एक्सप्लोर करना है, बस मैंने यहाँ तक थोड़ा सा आइडिया देना था। तो इन दो बिजनेस मॉडल में ये फर्क होता है, हमने इनको रजिस्टर्ड करने का तरीका भी इंशाल्लाह देखना है, ठीक है। लास्ट में सर आता है कंपनी। अच्छा एक और चीज बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि लोग इसको भी कंपनी बोल रहे होते हैं, इसको भी। इसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ पे हो रही होती है? एफबीआर के पास। कहाँ पे? एफबीआर के पास। इसका एनटीआर नाम ले रहे होते हैं। और इसकी कहाँ पे हो रही होती है? एससीपी में हो रही होती है रजिस्ट्रेशन। यहाँ भी आपकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। सिंगल पर्सन, एक बंदा, वो सोल प्रोप्राइटर का भी काम कर सकता है, वो कंपनी भी खोल सकता है। आप कहें सर एक बंदा कंपनी? मैं कहूंगा हाँ, कानून के अंदर इस बात की गुंजाइश है। अगर एक बंदा चाहे तो कंपनी खोल के बैठ सकता है, उसको हम कहते हैं सिंगल मेंबर कंपनी, एसएमसी, ठीक है। तो ये चीज भी हो सकती है, ठीक है सर। तो अभी हम थोड़ा सा इसको एक स्टेप आगे लेके चलते हैं सर। तो याद रखिएगा कि जब हम सोल प्रोप्राइटर की बात करें, ठीक है। अच्छा जी सर, अंडरस्टूड। कामरान भाई आपका मेरा ख्याल है कि बैकग्राउंड कोई लॉ बैकग्राउंड नहीं है या कुछ अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं है। आपने लेक्चर को एक दफा रिवाइज करना है, अगर नहीं भी थोड़ी समझ आई कोई मसला नहीं है। इस कंसेप्ट को मैंने अभी 3-4 दफा बल्कि मल्टीपल टाइम रिविजिट करना है। और मैंने कहा 2-3 क्लासेस में आपको दुश्वारी होने वाली है, और आपका थोड़ा सा अटेंशन ज्यादा चाहिए होगी। बेफिक्र रहो, आपको मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा चीजों को। अच्छा जी, फदल साहब प्लीज अपने आप को म्यूट रखा करें। अच्छा जी, सोल प्रोपराइटर, ठीक है। सोल प्रोपराइटर की सर बात करूं, मैंने आपको कहा ये वो बंदा है जो वन मैन आर्मी होती है, वन मैन शो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस उसी का होता है। इसका जो रजिस्ट्रेशन होती है, इसको कहाँ पे रजिस्टर कराना होता है? एफबीआर के पास, ठीक है। इसको कहाँ पे रजिस्टर कराना होता है? एफबीआर के पास। इसका कोई कानून नहीं है, इसका कोई भी रेलिवेंट कानून नहीं है, ठीक है। बस आपने क्या करना है, जैसे हमने किसी बंदे को कल रजिस्टर्ड किया था एफबीआर के पास, ठीक है। उसके बाद उसकी प्रोफाइल में बिजनेस को ऐड करना होता है। कैसे करना होता है इंशाल्लाह उसको मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप, अगर बिजनेस रजिस्टर करवाना होगा तो हम क्या करेंगे? पार्टनरशिप के लिए सर हम लोग जाएंगे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास, और इसके लिए भी एक कानून है 1932 का, ठीक है। उसके बाद सर हमने लिमिटेड लिबिलिटी पार्टनरशिप बनानी होगी तो हम जाएंगे एससीसीपी के पास। इसके लिए है एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लिबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2017। और कंपनी रजिस्टर्ड करानी होगी तो एससीपी के पास जाएंगे, और इसके लिए कंपनीज एक्ट। आप कहें क्या मतलब है इसके पास जाएंगे? मैं कहूंगा सर, मैं एक सादी सी एग्जांपल दूंगा समझाने के लिए। अगर आप एक मुसलमान हैं, नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो आप मस्जिद में जाएंगे, ठीक है। और खुदा न खासा एक बंदा अगर मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम है, अगर वो क्रिश्चियन है तो वो और जगह पे जाएगा, वो अगर हिंदू है तो और जगह पे जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका मतलब ये है कि हर बंदा अपने मजहब के अकॉर्डिंग जो उनकी होली प्लेस है वहां पे जाता है।
तो बिल्कुल इस तरह से आपने जिस बिजनेस कैटेगरी को लेके चलना है या जिसको रजिस्टर्ड करवाना है, उसके लिए आपके फॉर्म अलग अलग बना दिए गए हैं। उसके लिए फॉर्म बिजनेस के कि उस बंदे को उस बिजनेस को कहाँ पे रजिस्टर्ड करवाया जाए, ठीक है। तो ये चीजें भी इंशाल्लाह हमने डिस्कस करनी है वन बाय वन, ठीक है। उसके बाद सर आपको बताता चलूं, ठीक है, अगर कोई बिजनेस जो होता है, अगर बिजनेस की हम बात करें, मतलब ये तो हो गया जी, ये सारे लोग बिजनेसमैन है, सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, लिमिटेड लिबिलिटी पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, ये सारे लोग बिजनेस कर रहे होते हैं। बिजनेस करने का मतलब ये है कि आप बिजनेस क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का भी और ट्रेडिंग का भी। इसको आगे आगे स्टार्ट करते हैं। किस चीज का जी? मैन्युफैक्चरिंग। आप एक फैक्ट्री लगाएं और चीजों को बना बना के बेचें, चीजों को बना के बेचें। और नंबर टू पे सर क्या हो सकता है, आप करें ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का क्या मतलब है, वह बनी बनाई चीजें लें और बेचें। ये दोनों बिजनेस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब बिजनेस में मैं ट्रेडिंग की एग्जांपल ले रहा हूं इसकी। इसमें आप चीजों को परचेज करेंगे, परचेज करने के बाद चीजों को आप सेल्स करेंगे, ठीक है। सेल्स करने के बाद कुछ आपके एक्सपेंसेस हो रहे होंगे, ठीक है। ये मैं डिफरेंट किस्म के एक्सपेंसेस आपको बताए और एंड पे आप लोग प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं और प्रॉफिट की बेस पे आपका आईटी इनकम टैक्स मालूम किया जा रहा होता है, ठीक है। इसकी बेस पे आपका टैक्स मालूम किया जा रहा होता है। परेशान नहीं होना अगर आपको थ्योरी लगे, थ्योरी हमने थोड़ी सी कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए पढ़नी होगी। यानी कि मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि अगर हम अभी ये एक एग्जांपल है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे हम मिनिमम टैक्स की जब डिस्कशन करेंगे, जब हम अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स की बात करेंगे। अभी तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ फॉर द टाइम बिंग। एक चीज क्या बताई है, मैंने आपको कहा जो बिजनेस होते हैं जो आप लोग जानते हैं, आप लोग क्या जानते हैं, फर्ज करें अगर हम कंपनी की बात करें, ठीक है, अगर कंपनी की बात करूं तो वो करती है सेल्स, लेकिन सेल्स के लिए उसने क्या की होती है, पहले एक्सपेंसेस उसमें से माइनस करने होते हैं। एक्सपेंसेस में परचेज भी उसका एक्सपेंस है जो उसने चीजें खरीद के लाए। उसके बाद उसका सैलरी, जो स्टाफ की सैलरीज है वो भी उसका एक्सपेंस है। उनका जो ऑफिस है उसका रेंट भी उनका एक्सपेंस है, ठीक है। और उसके ऑफिस को चलाने के लिए जो यूटिलिटीज हैं वो भी उनका एक्सपेंस है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस तरह से आपके डिफरेंट किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं। आपकी इनकम फर्ज करें कि अगर 5,000 रुपए है, ठीक है, ये थाउजेंड में है, मतलब मिलियंस में है, ठीक है। तो आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं, फर्ज करें ये 1,000 रुपया का है, ये 1,200 है, ठीक है, फर्ज करें ये आपका 700 है, ठीक है, और ये 400 है। तो सर ये जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, इनको अगर मैं इकट्ठा करूं तो ये आपके आ गए 3,300 रुपए के एक्सपेंसेस, ठीक है। कितने आ गए जी? 3,300 रुपए के एक्सपेंसेस आ गए। जब प्रॉफिट की बात करते हैं तो आपने जब टैक्स देना होता है तो ये जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट कैसे बनता है, आपकी इनकम में से आपके एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, मेरे एक्सपेंसेस को माइनस किया तो ये आ गया प्रॉफिट। इसके ऊपर हमें टैक्स मालूम करना होता है, ठीक है। अभी आप कुछ लोग कहेंगे सर नहीं नहीं इसके अलावा भी टैक्सेस होते हैं, मैं कहूंगा सर मुझे बिल्कुल पता है, मैंने स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो अभी हम याद रखें कि इस टैक्स के ऊपर हम इनकम टैक्स पे कर रहे होते हैं, इसके ऊपर इनकम टैक्स, ठीक है। उसके बाद सर आपको मैंने ये भी कहा था एक्सपेंसेस के ऊपर भी आपके टैक्सेस होते हैं, कल मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, ठीक है। इसमें से हर किस्म के एक्सपेंसेस के ऊपर टैक्स नहीं होता, ठीक है। कुछ के ऊपर होंगे, कुछ के ऊपर नहीं होंगे, कुछ के ऊपर विद होल्डिंग्स होंगी। आप कहें सर विद होल्डिंग्स क्या होती हैं, मैं कहूंगा जब आप अपने स्टाफ को टैक्स पे वो सैलरी पे करते हैं तो आप टैक्स को काटते हैं, टैक्स को क्या करते हैं, टैक्स विदहेल्ड करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, विद होल्डिंग। क्या बोलते हैं? विद होल्डिंग। ये विद होल्डिंग को भी अभी हमने डिस्कस आगे जाके कहीं करना है, ठीक है। तो इसका मतलब एक तो आपको आइडिया हो गया कि इनकम टैक्स कहाँ पे आता है, पूरे साल के इनकम एंड एक्सपेंसेस को लेस करने के ऊपर। और ये पूरे साल की, ये समझो कि पूरे साल की सैलरीज हैं, पूरे साल का रेंट है, पूरे साल की यूटिलिटीज हैं, ये पूरे साल की सेल्स हैं, ठीक है। तो ये वाली बात भी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद सर वापस चलते हैं। तो हमने कहा बिजनेस बनाया, बिजनेस बनाने के बाद हमने ऑपरेशनल एक्टिविटीज को देखा, टैक्स को देखा, ठीक है। उसके बाद हमने सर कहा कि टैक्स को अगर हमने पढ़ना है, जैसे उस दिन मैंने आपको वजाहत देने की कोशिश की, तो हम एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और उसके साथ इनकम टैक्स रूल्स को कंबाइन करके पढ़ेंगे। यहीं पे रहते हुए मैं आपको थोड़ी सी वजाहत दे दूं, ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा, ताकि आपको थोड़ा सा और समझ आ जाए कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और रूल्स में, वैसे तो आप लोग जानते हैं, मैंने आपको कहा था बार बार चीजें पढ़ी जा रही होगी ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके।
वैसे रिफंड का टॉपिक हमने इंशाल्लाह पढ़ना है कि रिफंड क्या होता है। आपका जो टैक्सेस गवर्नमेंट के एक्स्ट्रा पे हो चुके होते हैं उनको वापस लेने का नाम रिफंड है। मैं सर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस खोल रहा हूँ, ठीक है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सर सेक्शन मैं खोल रहा हूँ 170, ठीक है। कौन सा 170? सिर्फ मैं ऑर्डिनेंस और रूल्स के दरमियान जो आपस का ताल्लुक है उसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। 170 को जब मैंने खोला, ठीक है, सेक्शन 170 को, जिसमें रिफंड की बातें लिखी गई हैं कि हमारा जो एक्स्ट्रा टैक्स पे हुआ है हम वापस ले सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है सर, ये देखिएगा, a taxpayer who has paid tax in excess of the amount which the taxpayer is properly chargeable under this ordinance may apply to the commissioner for a refund of excess tax। सर यहाँ पे कुछ भी नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि एक बंदे का टैक्स बनता था, कितना बनता था, 200, और उसने जमा कितना करवा दिया है, 300, गलती से या किसी वजह से 300 जमा हो गया, तो 300 में से 200 माइनस कर दो, तो 100 रुपया का वो क्या ले सकता है, वापस ले सकता है। इस 100 रुपया की वापसी को, इस अमाउंट को वापस लेने को कहते हैं रिफंड का लेना। क्या लेना? रिफंड लेना, ठीक है। तो अब इसके बारे में मैंने आपको बताना है कि वो कहता है कि एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड अंडर सबसेक्शन फंड शेल बी मेड इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। जब हमने कहा प्रेस्क्राइब फॉर्म, जब जैसे मैं कल आपको रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा था, मैंने कहा उसके लिए प्रेस्क्राइब फॉर्म कौन सा है, वो जो 181 का हमने फॉर्म खोला, ठीक है। तो इस तरह से रिफंड का भी कोई प्रेस्क्राइब फॉर्म होगा। तो ये प्रेस्क्राइब फॉर्म कौन है? क्या सर कल की तरह हम वेबसाइट के ऊपर जाएंगे? मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। आप कहेंगे सर फिर बता दीजिए कहाँ पे जाना है। मैं कहूंगा हम जाएंगे आपके रूल्स के ऊपर, इनकम टैक्स रूल्स के ऊपर, ठीक है। इनकम टैक्स रूल्स के ऊपर जब रूल्स के ऊपर गए तो सर यहाँ पे आके रूल नंबर 71 मैं आपको दिखा देता हूँ। रूल्स के अंदर आके सर उसने मुझे बयान किया, उसने कहा कि आपका जो रिफंड की एप्लीकेशन होगी, उसने कहा रिफंड की जो एप्लीकेशन होगी, एक मिनट दीजिएगा, रूल नंबर 71 में उसने कहा एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 7170 फॉर अ रिफंड ऑफ टैक्स शेल बी इन द परफॉर्मा स्पेसिफाइड इन पार्ट 4 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। कहता है रूल्स का, आप इन रूल्स का फर्स्ट शेड्यूल ढूंढो, इन रूल्स का फर्स्ट शेड्यूल ढूंढो, उसमें पार्ट कौन सा ढूंढो, 4 ढूंढो, उसमें एक परफॉर्मा लगा हुआ है। आपने सर समझ नहीं आई। मैं कहूंगा भाई उसने यहाँ पे कानून में बोल दिया कि आपकी एप्लीकेशन प्रेस्क्राइब्ड होगी, प्रेस्क्राइब्ड होगी। हमने कहा कहाँ लिखा हुआ है? उसने सेक्शन रूल में आके बताया कि वो होगी जो कि फर्स्ट शेड्यूल में लगी हुई है। अब मैं चलता हूँ सर फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, कहाँ चलता हूँ? फर्स्ट शेड्यूल के अंदर 222, अच्छा ये 232 जहाँ पे रूल्स खत्म होते हैं वहां पे आपका स्टार्ट हो जाता है जी फर्स्ट शेड्यूल। मैं आपको दिखा देता हूँ। सर ये आपके शेड्यूल आता है, ठीक है। ये क्या आ गया? फर्स्ट शेड्यूल, जहाँ पे रूल्स खत्म होते हैं वहां पे आता है फर्स्ट शेड्यूल। उसने कहा था उसका फर्स्ट शेड्यूल का कौन सा उसने पार्ट बोला था आपको? सर उसने आपको पार्ट बोला था 4, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 बोला था, कौन सा बोला था? यहाँ से रिफंड सर पार्ट 6 है। पार्ट 6 था। हाँ पार्ट जी। 6 था, शाबाश, 6 था। यहाँ पे आप देखिए उसने रिफंड की एप्लीकेशन लगा दी। इसका मतलब यह है कि कानून आपको खुद बता रहा है कि एक जगह पे अगर कानून के अंदर पढ़ते हुए कहीं भी वर्ड आ जाए प्रेस्क्राइब फॉर्म, तो आपने समझ लेना है इसका मतलब ये है कि मुझे इनकम टैक्स रूल्स को विजिट करना होगा। क्या करना होगा? इनकम टैक्स रूल्स को। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं सर हमें कौन सा पता है किसका रूल कौन सा है? ऑर्डिनेंस का सेक्शन तो 170 है, ठीक है, लेकिन रूल कौन सा इसके साथ कनेक्टेड है? मैं कहूंगा कोई परेशानी वाली बात नहीं। आप अपने इनकम टैक्स रूल्स के इंडेक्स पे जाइए। कहाँ पे जाइए? इंडेक्स पे जाइए। यहाँ पे आके सर्च करने का 2 तरीके हैं। एक तो सेक्शन 170 है ना, तो यहाँ पे आप सेक्शन 170 लिखिए जैसे मैंने भी लिखा। तो ऑर्डिनेंस में उसने खुद बता दिया। क्या बता दिया? यहाँ पे प्रेस्क्राइब फॉर्म 4 किस्म के हुए हुए हैं। देखो 140 का नोटिस भी प्रेस्क्राइब फॉर्म में होता है, सेक्शन 145 का भी, सेक्शन 170 का भी, सेक्शन 175 का भी। यहाँ पे भी आपको एक समझ आ गया कि रूल 71 में। तो दूसरा तरीका ये है कि आप सेक्शन लिखने के बजाय, ठीक है,
आप सिर्फ रिफंड का वर्ड लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? रिफंड का वर्ड, ठीक है। तो यहां से भी आपको जहां जहां रिफंड का वर्ड आएगा वो आपको पूरा कानून ढूंढ के दे देगा, ठीक है। लेकिन रिफंड वाले वर्ड के जरिए आप लंबे चक्कर में पड़ जाएंगे, तो रिकमेंडेड ये है कि आप सेक्शन को ही ढूंढ लीजिए, ठीक है, रेलिवेंट सेक्शन को। जी मुझे बताइएगा, अब कितने लोग मुतमिन हैं कि भाईजान हम लोग आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि रूल्स का और ऑर्डिनेंस का आपस में क्या ताल्लुक है? जी यस सर, क्लियर है सर। साकिब साहब के अलावा बाकी लोग भी मुझे थोड़ा सा जी जी सर, क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। चले, उम्मीद है कि बाकी लोग को भी क्लियर होगी, ठीक है। ऑर्डिनेंस लॉ है और रूल्स उसको बताते हैं लॉ को किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। शाबाश शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि फिर मैं अगर इसको आसान करूं, सर मैं इसको आसान करूं तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, आपका जो ऑर्डिनेंस होता है, ऑर्डिनेंस, ठीक है, वो होता है व्हाट टू डू, क्या करना है, क्या करना है। मिसाल के तौर पे रिफंड लेना है, ठीक है, रिफंड लेना है, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं। और आपका जो रूल्स हैं वो बताएंगे हाउ टू डू, आपने रिफंड कैसे लेना है। तो वो बताता है कि आपको एक प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना है, यानी कि वो प्रेस्क्राइब्ड जो फॉर्म होगा, प्रेस्क्राइब फॉर्म होगा वो वहां पे लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये प्रोसीजर को डिफाइन करते हैं, ये प्रोसीजर को डिफाइन करते हैं, और ये आपके लॉ को बताते हैं, ठीक है। आई बिलीव इससे ज्यादा सिंपल तो अब नहीं हो सकता कुछ और मजीद। जी अच्छा अच्छा, तो आपको मैंने ये भी बता दिया कि हमने ऑर्डिनेंस और रूल्स को कंबाइन करके पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद सर एसआरओ के बारे में बताऊं तो एसआरओ को एक दफा के लिए यहाँ पे लिखी हुई डिस्क्रिप्शन को भूल जाइए कि ये क्या लिखा हुआ है। एसआरओ के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये बाइंडिंग ऑन एवरी पर्सन होता है, इसको हम कहते होते हैं एक्सटेंशन ऑफ द लॉ। क्या कहते हैं इसको? एक्सटेंशन ऑफ लॉ। सर ये फाउंडेशन का लेक्चर है, हमारा बुनियादी लेक्चर है, परेशान नहीं होना, ठीक है। जो लोग सिर्फ प्रैक्टिकल को फोकस करना चाहते हैं उनके लिए ये वाली चीज रेलिवेंट आपकी शायद उतनी नहीं होगी, ठीक है। मैं साथ साथ बताता भी रहूंगा। एक्सटेंशन ऑफ लॉ अब नोटिफिकेशन के जरिए होता है। क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट वेट अब आए, ठीक है। सर याद रखिएगा कि जब भी मैंने कानून को पढ़ने की कोशिश की, ठीक है, कानून को पढ़ने की कोशिश की, तो उसमें आपको एक वर्ड मिलता होता है। कौन सा वर्ड मिलता होता है? एज मे बाय नोटिफिकेशन, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, बल्कि इसको इग्नोर कर दो, यहाँ पे नोटिफिकेशन का वर्ड लिखते हैं। सर एक बात याद रखिएगा कि एफबीआर के पास डिफरेंट मैटर्स के ऊपर लेजिस्लेशन की पावर्स हैं। बल्कि इससे पहले मैं एक और चीज बताता हूँ, रुक जाएं, ये चीज और भी एक ज्यादा अहम आ गई है मेरे जहन में, पहले हम उसको डिस्कस कर लें, ठीक है। सर याद रखिएगा, सबसे पहले तो आपको प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन पता होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर कवानीन कैसे बनते हैं, ठीक है। इसको अगर हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं तो याद रखिएगा, पाकिस्तान में कानून बनाने के लिए आपका एक है जी मजलिसे शूरा, ठीक है, मजलिसे शूरा, ठीक है। मजलिसे शूरा जो है ये कानून बनाती है। पाकिस्तान में कोई भी कानून पास होता है तो मजलिसे शूरा पास करती है। मजलिसे शूरा की अगर बात करें तो इसके अंदर एक तो आपकी नेशनल असेंबली है, जिसके अंदर मतलब आपके एमएनएज बैठे होते हैं, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबलीज, ठीक है, असेंबली। दूसरा होता है सेनेट, ठीक है, और तीसरा सर आपका होता है प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। एक कानून जो इन तीनों लोगों से पास हो जाए, इन तीनों लोगों से, तो सर उनको हम कहते होते हैं एक्ट। आप कहें सर क्या मतलब है, मैं कहूंगा जैसे फर्ज करें आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, निगोशिएबल एक्ट 1881। मैं एक्ट के वर्ड को बस जोर दे रहा हूँ। आप कहें सर रुक जाएं और थोड़ी सी एग्जांपल्स दें, मैं कहूंगा कोई मसला नहीं है, अगर हमने एग्जांपल्स के ऊपर जोर लगाना है तो भी हम एग्जांपल्स के ऊपर भी जोर लगा लेते हैं, ठीक है। एफबीआर की वेबसाइट पे लेके आया, यहाँ पे मैंने ऑर्डिनेंस के ऊपर क्लिक किया,
जितने भी कवानीन ये एक्ट हैं, मिसाल के तौर पे आपका कस्टम एक्ट, आपका सेल्स टैक्स एक्ट, फेडरल एक्साइज एक्ट, ठीक है, आपका बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, आपका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, आपका एंटी टेररिज्म एक्ट, आपका पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, पाकिस्तान सिंगल विंडो एक्ट, राइट टू पब्लिक इंफॉर्मेशन एक्ट, ये जिनके साथ एक्ट का वर्ड यूज किया गया है तो हमें समझ आ गया ये ऐसे कवानीन हैं जो मजलिस शूरा से पास हैं, ठीक है, क्या है ये जो मजलिस शूरा से पास है। जैन भाई अभी बस साथ साथ चले, बेफिक्र है, सारी चीजें आपको सजेस्ट करता रहूंगा। तो क्या ऐसे भी कोई कवानीन हैं जो मजलिस शुरा से पास होने के अलावा भी हैं? मैं कहूंगा बिल्कुल। आप कहें कौन सा? मैं कहूंगा जो आपके ऑर्डिनेंस होते हैं। क्या होते हैं? आपके ऑर्डिनेंस होते हैं। आप कहें सर ऑर्डिनेंस क्या होता है? मैं कहूंगा ऑर्डिनेंस एक ऐसा कानून होता है जो 3 लोगों से पास नहीं होता, मजलिस शुरा के तीनों कंपोनेंट से पास नहीं होता, वो सिर्फ सिर्फ प्रेसिडेंट साहब से पास होता है, ठीक है, जो कि सिर्फ सिर्फ प्रेसिडेंट उसको पास कर दे तो वो भी कानून होता है, लेकिन उसको एक्ट नहीं बोलते होते, उसका नाम बदल जाता है, उसका हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। आप कहें सर कुछ ऑर्डिनेंस की एग्जांपल दीजिए। मैं कहूंगा सबसे बड़ी एग्जांपल तो आपका कौन सा है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ठीक है, इनकम टैक्स 2001। उसके बाद सर अगर मैं बात करूं तो आपके सामने इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ऑर्डिनेंस 2001, ठीक है। उसके बाद आपकी सर अगर मैं बात करूं तो आपकी डिफरेंट किस्म की अमेंडमेंट्स आ रही हैं आपके सामने, आपको नजर भी आ रही होंगी, ठीक है। ये भी ऑर्डिनेंस आपके सर, ये क्या मसला, मतलब समझ नहीं आ रही, ये ऑर्डिनेंस, इतने ऑर्डिनेंस पास हो रहे होते हैं? मैं कहूंगा हाँ जी, ये आपके प्रेसिडेंट साहब पास कर रहे हैं। आप कहें सर इसकी क्या वजह है, ये ऑर्डिनेंस क्यों पास हो रहे होते हैं? मैं आपको बताता हूँ। फर्ज करें हमें इमरजेंसी में आईएमएफ से लोन लेने की जरूरत पड़ती है। आईएमएफ ने कहा कि आपके मुल्क के अंदर ये फला वाला कानून नहीं है, आपका मुल्क बड़ा सही नहीं है, आपके मुल्क में फला कानून की कमी है, आप एक नया कानून लाओ। अब हमने कहा यार कानून लाना है तो इसका मतलब यह है कि एक्ट पास करना है तो नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रेसिडेंट से अप्रूवल होगी, और प्रेसिडेंट साहब का मूड ना हुआ तो रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, तो ये तो बहुत लंबा चक्कर हो जाएगा। तो हमने कहा चलो छोड़ो, आप ऐसा कीजिए कि ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन को मीट करने के लिए फौरी तौर पे कानून बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनेंस, ठीक है। जो ऑर्डिनेंस होता है ये, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 120 डेज। कितना होता है? 120 डेज। 120 दिन के बाद इसको हमने दोबारा से कानून को पास करवाना होता है। हम अभी इसको मुकम्मल डिस्कस करते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑर्डिनेंस जो होता है वो, उसका टाइम पीरियड डिफाइंड है लॉ के अंदर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसका टाइम पीरियड डिफाइंड है। अभी हम इसको थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा आपके कानून जो बनते हैं, कवानीन बनते हैं, कवानीन की बात करें तो 2 किस्म के कानून होते हैं। फर्ज करें एक कानून है जो मुल्क को चलाने के मुतल्लिक है, मुल्क के मामलात के मुतल्लिक है, पैसों के मुतल्लिक है, बजट के मुतल्लिक है, जिसमें पाकिस्तान की इनकम कहाँ कहाँ से होगी, टैक्सेस से होगी। पाकिस्तान को अगर टैक्सेस कम हुए तो पाकिस्तान लोन लेगा, बल्कि इस चीज को भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ एक और जगह पे आके। परेशान नहीं हो जाना, कुछ चीजें कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए जरूरी होंगी मेरे दोस्तों। एक वर्ड होता है एनुअल बजट स्टेटमेंट। आप लोगों में से बड़े सा लोग जानते हैं जो बजट होता है, ठीक है, ये हर साल ईच ईयर, ठीक है, ईच ईयर आपका इन जून बजट क्या होता है? बजट पास होता है, ठीक है। जब बजट पास होता है तो सर उस बजट के जरिए, फर्ज करें टैक्स ईयर 2000, नहीं टैक्स ईयर नहीं, हम बात करते हैं जून जून 2023, किसकी बात करते हैं? जून 2023 की। जून 2023 में एक बजट पास हुआ। क्या पास हुआ? बजट पास हुआ। तो याद रखिएगा कि जून, अली हमजा, ये चीजें तो डिस्कस करनी पड़ेंगी ना मेरे भाई, ठीक है। जून में, अभी इसमें आपको लग रहा है कि शायद जी लॉ हो रहा है, लेकिन लॉ को डिस्कस नहीं करेंगे तो आप में से बड़े से लोगों को ये बातें पता ही नहीं होगी। जब जून में बजट पास होता है तो हम कहते हैं बजट आ गया है। जब जून में बजट आया तो ये आएगा, आपको पता है गवर्नमेंट का माली साल कब होता है? जो आपका टैक्स ईयर होता है गवर्नमेंट का, जी मनाइल, टैक्स ईयर।
सर ये आपने कहा कि 120 डेज के बाद उसको रिकंसीडर करेंगे या एक्ट के तौर पे इसको मजलिस शोरा से पास किया जाएगा? अभी मैंने अभी इसको मुकम्मल करते हैं। अभी बस मैं थोड़ी चीजें इंटरकनेक्टेड है, मैं बस इधर उधर घुमा रहा हूँ, तो उसमें मैं वापस लेके जाता हूँ, ठीक है, ओके बेफिक्र है। सर। अच्छा जी, टैक्स ईयर जो होता है सेक्शन 74(1) के अकॉर्डिंग, ये 12 मंथ का पीरियड होता है, जो कब एंड होता है? जून पे एंड होता है। फर्ज करें कि जून जून आपका 2023, इसका मतलब ये है कि अगर जून 12 माह का पीरियड होता है और एंड कब हो रहा है, कानून ने कहा कि एंड, कानून में बस दो बातें लिखी हुई हैं, एंड हो रहा है वो कहता है जून पे। उसने ये नहीं कहा कि जून कौन सा, उसने कहा सिर्फ जून पे एंड होता है। मैंने कहा सर जून का अगर 2023 साल लिखा होगा तो फिर क्या होगा? अगर जून के साथ 2024 लिखा होगा तो फिर क्या होगा? अगर जून के साथ 2025 लिखा होगा तो क्या होगा? उसने कहा भाई जून के साथ, जो जून के साथ आपका ये ईयर अटैच हो गया ना, हम कहेंगे कि ये वाला टैक्स ईयर है। आप कहें कि सर ये जो अभी अभी जून 2000 आएगा, 2024 आएगा, अभी ये वाला आएगा, तो आप कहें कि सर ये टैक्स ईयर 2024 होगा जिसमें जून एंड हो रहा होगा? मैं कहूंगा जी। आप कहेंगे सर ये स्टार्ट कब होगा? मैं कहूंगा कानून ने स्टार्ट होने के बारे में बातें नहीं की, उसने सिर्फ ये बोला है कि ये जुलाई से स्टार्ट होगा, 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। और ये कब जाएगा? 1 जुलाई से फिर 23 से स्टार्ट होगा, 24 से स्टार्ट नहीं होगा। ये 1 जुलाई 2023 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? 2024 तक। यानी कि कानून बात एंड होने की तो करता है कि जून पे एंड होगा, लेकिन स्टार्ट होने की बात नहीं करता। फिर स्टार्ट होना हम खुद से ही कैलकुलेट करते हैं, और जून पे एंड हो रहा है तो इसका मतलब है कि 12 महीने पीछे को काउंट करें तो फिर कौन सा महीना बनता है? जुलाई। कौन सा महीना बनता है? जुलाई। सर समझना है बात को? जुलाई से लेके फिर आपका जून बनेगा, ठीक है। अच्छा सर याद रखिएगा, जो आपके पास ये बुक है, अभी फर्ज करें तो मैंने बुक खोली हुई है, ये टैक्स की जो बुक मैंने खोल रखी है, आप कहें सर ये भी तो हर साल जब टैक्स बजट आता है तो बजट के अंदर नए टैक्स लगाए जा रहे होते हैं। मैं कहूंगा जी। आप कहें सर अभी ये बता रहे थे आप, ये जी बजट जून में आएगा, जून 23 में आया, तो सर ये किस टैक्स ईयर के लगेगा? मैंने कहा शाबाश, बहुत अच्छा सवाल है जो कि आपने नहीं पूछा। ये अगला जो टैक्स ईयर होगा, जून 23 पे, ये कौन सा टैक्स ईयर एंड हो रहा है? ये 2022 होगा, 23 होगा, 24 होगा, यहाँ जो टैक्स ईयर यहाँ पे एंड हो रहा होगा, कंफर्म कीजिएगा सारे लोग। 2023 होगा सर, 2023 होगा। अच्छा आपने 23 कैसे सोचा मेरे दोस्त? सर जून 23 से एंड टाइम बताया हुआ है ना सर। क्योंकि जून के साथ 23 लगा हुआ है, चूंकि जून के साथ 23 लगा हुआ है तो हम कहेंगे कि ये कौन सा टैक्स ईयर है? 2023 है। आप कहेंगे अगर जून के साथ 24 लगा होगा टैक्स ईयर 2024 होगा, मैं कहूंगा बिल्कुल। यानी कि फिर जो लोग कहते हैं ना टैक्स ईयर 2022-23, वो गलत बोलते हैं। आप कहेंगे सर क्यों? मैं कहूंगा भाई इस बात का क्यों का जवाब इस सेक्शन में लिखा हुआ है, जाके पढ़ लेना, मुझे ज्यादा नहीं पता, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जहां पे एंड होगा वो टैक्स ईयर है। इसका मतलब है जब बजट जून में आएगा। अच्छा अभी 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 मुझे एक एग्जाम्पल बताइएगा, अभी जब लास्ट ईयर जून में बजट पास हुआ, लास्ट टाइम 23 में, तो वो टैक्स 2024 के थे या 23 के थे? आपका माइंड क्या कहता है? सॉरी सर, क्या थे, दोबारा बोलिए। सर जब 2023 में जून में बजट आया, तो जो जी जी। जून में टैक्स लगाए गए वो किस साल के लिए लगाए गए? 2024 के लिए सर। जी 22 के 23-24 2024 के के लिए। लिए लगाए। अच्छा वो 24 के लिए लगाया गया है, क्यों 24 के लिए लगाया गया याद रखिएगा सर, इसके बाद अगला साल आपका स्टार्ट हो रहा है। अच्छा 1 क्यों? जुलाई 2023। जी 23 से स्टार्ट हो गए टैक्स। सर। इसके अंदर अगर जब हम आगे जाएंगे, इसका मतलब नहीं इसके अंदर, बल्कि हमने ऐड करना है +365। इसका मतलब ये है कि ये वाला नया ईयर हमारा आगे स्टार्ट हो रहा है। कैसे? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट का अगला माली साल स्टार्ट हो रहा है जुलाई से, जो कि कहाँ पे एंड होगा? यहाँ पे। तो ये फिर माली साल कौन सा है? टैक्स ईयर 2023 या टैक्स ईयर 2024? बताइए। 24 होगा। 2024। सर अच्छा 24 आप लोग क्यों बोल रहे हैं? आपको समझ आ गई इस बात की? यस सर। सर इसका मतलब, जी सर। शाबाश, आपने कहा 24, इसका मतलब ये है कि जो जो भी, जून में बजट आता होता है ना, तो उसमें जो टैक्स आपके रेट्स बदल रहे होते हैं, जो बजट आ रहा होता है वो फिर किस साल के लिए आ रहा होता है? उससे अगले साल के लिए। इसको हम बोलते होते हैं फाइनेंस एक्ट। बजट को क्या बोलते होते हैं? फाइनेंस एक्ट।
याद रखिएगा, बजट का दूसरा नाम क्या है? फाइनेंस एक्ट। आप कहें सर एक्ट क्यों? मैं कहूंगा इसका मतलब याद रखिएगा, ये वही कानून है जो किसने पास किया है? मजलिस शुरा। मतलब से चूरा ने। शाबाश, मजलिसे शूरा ने पास किया होगा, यानी कि इसको नेशनल असेंबली भी पास कर चुकी होगी, सेनेट भी पास कर चुका होगा, प्रेसिडेंट साहब भी इसके ऊपर साइन कर चुके होंगे। ये बातें समझ आती हैं? आप कहें कि सर इस बात को साबित कीजिए, मैं कहूंगा मैं अभी साबित करता हूँ, ठीक है? जो लोग साथ साथ टाइप कर रहे हैं, साथ साथ लिख रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। जिन लोगों की गलती हो रही है वो पूछते जाइए, जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो सोते रहिए। आप लोग की अपनी मर्जी है, मेरा मकसद ये है कि आप लोग अगर गलत लिखेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है? और सही लिखेंगे तो आपको खुद तसल्ली हो जाएगी, ठीक है? तो सर अगर याद रखिएगा कि आप क्लास के अंदर पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए, रिटर्न करके ऑल करके, ठीक है? लेकिन बिल्कुल डम ना बैठिए, ठीक है? पेन पेंसिल अपने पास रखिए। अगर ये एक्ट का मैं पेज खोलूं तो इसके ऊपर सर याद रखिएगा ये फाइनेंस एक्ट पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जितने बजट पास हुए हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। सर यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, फर्ज करें ये फाइनेंस एक्ट 2023। इसको 23 क्यों कहा? क्योंकि ये जून 2023 में आया। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, जून 2023 में। स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही? अच्छा, थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू। इसका मतलब ये है कि अगर हम मैं इस एक्ट के पेज पे आऊं, ये वाला जो एक्ट वाला पेज है सर, इसके ऊपर ये जो फाइनेंस एक्ट लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो आपकी ये सारे बजट जो हर साल आता है ये यहाँ पे पड़े हुए हैं, कैसे कैसे टैक्स लगाया गया। इसको भी अभी मैंने और मजीद मजे का बनाना है, आपको समझ आती जाएगी। यहाँ पे ये जो पहले वाला ये कानून खोला फाइनेंस एक्ट 2023, ये देखें कि यहाँ पे याद रखिएगा इसका नाम क्या है? फाइनेंस एक्ट, ठीक है? फाइनेंस एक्ट क्यों है? इसको एक्ट के वर्ड से आपको समझ आ गई, तीनों जगहों से पास है, ठीक है? और ये जून में आया है, तो जून का बजट, ये टैक्स ईयर 2023 यहाँ पे एंड हो रहा होगा, तो इस साल के तो ये रेलिवेंट नहीं हो सकता, ये नेक्स्ट ईयर के रेलिवेंट होगा। ये किसके रेलिवेंट होगा? नेक्स्ट ईयर, यानी कि टैक्स ईयर 2024 के लिए। इसका मतलब यह है कि जून में जो बजट आता है वो अगले साल के लिए होता है। ये आपको बात आई बिलीव क्लियर हो रही होगी, ठीक है? ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पे मैं छोटा सा और शुगर लगाने की कोशिश करता हूँ। इसको हम बोलते हैं फाइनेंस एक्ट। सर वो ये है, फाइनेंस एक्ट के जरिए आपके किन किन कवानीन के अंदर चेंजेस की जा रही होती हैं। ये देखो, अब बल्कि इसके लिए थोड़ा सा और वापस एक्सेल पे चलता हूँ, एक मिनट के लिए। आपका ना सर एक वर्ड होता है एनुअल बजट स्टेटमेंट, ठीक है? एनुअल बजट स्टेटमेंट। आपका सर जो मुल्क है ना, इसके भी आपका घर है, आपके घर में इनकम आती है, ठीक है? हो सकता है कि आप जॉब करते हो, सैलरी से पैसे आते हो, बिजनेस करते हो, आपके साथ आपके वालिद साहब हैं, ठीक है? उनकी भी इनकम आती है, ठीक है? तो उन सारे खर्चों से आपका घर चलता होता है, ठीक है? शाबाश हफीज साहब, फाइनेंस एक्ट 2023 का मतलब है टैक्स ईयर 2024। हफीज भाई आप मेरे पास होते मैं आपको नगद 10 रुपए इनाम देता। बहुत आपने खूब सही कहा है, इनाम ज्यादा हो गया वैसे। चलो, इसका मतलब यह है कि हम अपनी एक साइड पे इनकम को, जैसे कहते हैं ना अपनी चादर देख के पांव फैलाना चाहिए, दूसरी साइड पे हम अपनी चादर को देखते हुए एक्सपेंसेस करते हैं। लेकिन जब किसी मुल्क को चलाना होता है तो उस केस में हम चादर को देख के मतलब अपने पांव नहीं फैलाते, इनकम को देख के एक्सपेंसेस नहीं करते, बल्कि मुल्क के केस में पहले होते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है? आप कहें सर एक्सपेंसेस से क्या मुराद है, क्या कहना चाह रहे हो? मैं कहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, बात यह है कि मुल्क के अंदर जो आपका, फर्ज करें सबसे पहले तो नेशनल असेंबली में बैठे हुए साहिबान की सैलरीज हैं, ठीक है? उनकी सैलरीज हैं, ठीक है? आपके मुल्क के सबसे पहले आपको पता है कि नहीं, जो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर आपके पैसे होते हैं, डेवलपमेंट के पैसे लगते हैं, ठीक है? आपके बाकी सारे शामिल करते जाओ, मुल्क के जो खर्चे हैं, मुल्क के खर्चे सबसे पहले देखे जाते हैं। फिर उन खर्चों को, इन खर्चों को मीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों से मुराद ये है हमारे नुमाइंदगान नेशनल असेंबली बैठे हुए टैक्सेस लगाते हैं, यानी कि वो अपनी इनकम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अपने मुल्क के लिए इनकम बनाते हैं, यानी कि मुल्क के खर्चों को मीट करने के लिए इनकम। इनकम से क्या मुराद है? इनकम मुल्क की कैसे आती है? टैक्सेस से। आप कहें सर हमारे सारे टैक्सेस इतने नहीं होते कि ये सारे खर्चे पूरे हो सकें, फिर उसके लिए हम मांगते हैं भीख, ठीक है? जिसको कहते हैं लोन। राज नहीं हो जाना।
तो हम लोग लोन क्यों लेते हैं? ताकि हमारे मुल्क के जो अखराजात हैं इनको मीट किया जा सके। टैक्सेस इनफ नहीं है। अगर यहाँ पे फर्ज करें, मैं एक दफा लोन को खत्म करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये एक्सपेंसेस फर्ज करें ये 100 रुपए के हैं, 1000 रुपए के हैं। नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर 2000 रुपए लगेगा, डेवलपमेंट के ऊपर 700 रुपए लगेगा, एजुकेशन के ऊपर 100 रुपए लगेगा, जो हमारे मुल्क के हालात है। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके साथ गवर्नमेंट ने सारे टैक्सेस लगाए और गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास जो टैक्स आ रहा है सिर्फ और सिर्फ टैक्स आ रहा है, फर्ज करें 2100 रुपए। कितना आ रहा है? 2100 रुपए आ रहा है, मैंने फर्ज किया है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? वो कहेगी 3800 के एक्सपेंसेस हैं पूरे मुल्क के और 2100 रुपए के टैक्सेस हैं। तो ये जो फर्क आता है, फर्क कितना आ गया? फर्क आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इनकम एक्सपेंसेस लेस इनकम मैंने किया 1700 रुपए का। इसको कहते हैं डेफिसिट। क्या कहते हैं? डेफिसिट। आपके बजट में डेफिसिट है, मतलब आपका मतलब जो टैक्सेस है इतने नहीं है कि आपकी मुल्क के एक्सपेंसेस को मीट कर सके। इस डेफिसिट को कैसे मीट किया जाता है? लोन लेके। ठीक है, ये भी आपको इसको पूरी स्टेटमेंट को ये जो बनाया जाता है इसको हम कहते हैं एनुअल बजट स्टेटमेंट। एनुअल बजट स्टेटमेंट आपकी नेशनल असेंबली में प्यारे दोस्तों जो अप्रूव किया जा रहा होता है वो इसको ही किया जा रहा होता है। किसको? आपके मुल्क के एक्सपेंसेस कितने होंगे, आपके मुल्क की इनकम कितनी होगी, ये चीज को, इसको एनुअल बजट स्टेटमेंट कहा जाता है, जिसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंसेस को मेंशन किया हुआ होगा। अब यहाँ पे अहम सवाल है, आपके कंट्रीज में जितने लॉज बनते हैं वो दो तरह के होते हैं। जो लॉज बनते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक लॉज वो होते हैं जो टैक्स के मुतालिक होते हैं और एक लॉज होते हैं जो अदर्स होते हैं। अदर से मतलब क्या है? फर्ज करें कि खवातीन की प्रोटेक्शन के मुतालिक कोई बिल है, ठीक है, आपके चाइल्ड अब्यूज के मुतालिक कोई बिल है, आपके कोई और वुमेन हरासमेंट का बिल है, आपका कोई भी और कानून कह रहे हैं, मतलब जैसे मल्टीपल कवानीन है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एक टैक्स के कवानीन होते हैं और एक अदर कवानीन होते हैं। जो टैक्स के कवानीन होते हैं इनको कहते हैं हम मनी बिल्स। ठीक है, क्या कहते हैं? मनी बिल्स। बल्कि इससे पहले मैं लॉ से पहले बताता हूँ कि आपका कोई भी जो कानून होता है, जो लॉ होता है, कानून लॉ को कह रहा हूँ, ठीक है, वो लॉ बनने से पहले सबसे पहले बिल पेश किया जाता है। क्या पेश किया जाता है? बिल। बिल जो होता है फिर उसके ऊपर होती है वोटिंग। क्या होती है? वोटिंग। फिर वोटिंग से आपका बिल जो है अगर पास हो जाता है, वोटिंग से क्या होता है? पास हो जाता है। अगर वोटिंग हो जाता है, सब कहते हैं ओके है, तो वो क्या बन जाता है? आपका एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मनी बिल हुआ, टैक्स का बिल हुआ, इसको कहते हैं मनी बिल। बिल आपको समझ आ गया? उस सर बात यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि पहले मजलिस शूरा में बहस होती है, वो बिल पास होके सेनेट में जाता है। दानिश भाई प्लीज, मैं अब मैंने इस चीज को डिस्कस करना है, अभी मैंने मुकम्मल नहीं किया। वो अच्छा जी, मैं दानिश भाई इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर आपका जरूर इनपुट लेंगे। प्लीज अभी पूरा करने दीजिए, फिर जरूर इनपुट देना। अच्छा, जो मनी बिल होगा और अदर बिल होगा, अब याद रखिएगा कि आपके दो हाउसेज हैं। प्रेसिडेंट साहब को निकाल दीजिए, मैंने आपको कहा मजलिस शूरा के, सर पूरा आपको कानून ही पढ़ाई जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, मजलिस शूरा के हमने कहा कि एक क्या है? नेशनल असेंबली है, सेनेट है और प्रेसिडेंट है। नेशनल असेंबली, सेनेट एंड प्रेसिडेंट। जब मैंने कहा कोई भी कानून बनता है तो शुरू से उसको कानून नहीं कहते, स्टार्ट में उसका नाम क्या होता है? जब तक पास नहीं होता उसको हम कहते हैं बिल। क्या कहते हैं? बिल। तो याद रखिएगा, अगर वो टैक्स का कानून हुआ, टैक्स का बिल हुआ, तो नेशनल असेंबली से ही स्टार्ट हो सकता है। सेनेट के पास कोई पावर्स नहीं है उस बिल को स्टार्ट करे, और इसका तो काम ही आखिरी है प्रेसिडेंट का। यानी कि नेशनल असेंबली हैज द राइट कि अगर कोई कानून बनाना हो, कौन सा कानून बनाना हो, टैक्स के मुतालिक बनाना हो, तो नेशनल असेंबली ही पास कर सकती है, स्टार्ट कर सकती है। स्टार्ट से क्या मुराद है? मैं एक मिसाल देता हूँ। फर्ज करें कि हम क्लास, अज्यूम कर लो कि आप एक क्लास में, फिजिक्स का क्लास में बैठे हुए हैं। आपकी क्लास के दरमियान में एक राहदारी है जहां से टीचर गुजर के आगे अपने डाइस पे जाता है। तो दो रोज लेफ्ट साइड पे हैं, दो रोज राइट साइड पे हैं। जो लेफ्ट साइड वाले हैं, जो कौन से हैं? लेफ्ट साइड वाले हैं, लेफ्ट साइड, वो समझ लें कि वो लोग नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं। जो राइट साइड वाले हैं वो समझ लें कि वो कहाँ पे बैठे हुए हैं? वो सेनेट में बैठे हुए हैं। कोई भी कानून हो मनी बिल के अलावा अदर्स, उसके ऊपर कहां से बिल स्टार्ट हो सकता है? नेशनल असेंबली से भी स्टार्ट हो सकता है और सेनेट से भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अगर वो टैक्स का कानून है तो याद रखिएगा कि वो फिर सेनेट से स्टार्ट नहीं हो सकता, वो नेशनल असेंबली से ही स्टार्ट होगा।
बात को समझ रहे भाई? प्लीज मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। यस सर, सर, यस। ओके हो गया। जी सर, यस क्लियर। सर, काफी क्लियर है अभी। अच्छा, तो हमने कहा कि नेशनल असेंबली के पास पावर्स होती हैं कि मनी बिल को ओरिजिनेट करने की, क्या करने की, ओरिजिनेट करने की, स्टार्ट करने की। इसका मतलब ये है, बस अभी भाई एक कंप्लीट होने दे इस टॉपिक को, मैं बता आपके सब लोग के सवाल लेता हूँ। ये थोड़ा सा जेनेरिक चीज है लेकिन बतानी जरूरी है, आपका थोड़ा बैकग्राउंड कंसेप्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि फिर फाइनेंस एक्ट, आप कहेंगे फिर सर फाइनेंस एक्ट क्यों, ये क्या बात है? अभी तो आपने कहा कि सिर्फ नेशनल असेंबली करती है। मैं कहूंगा इस बात को अभी हम क्लियर करते हैं मजीद, उसी चार्ट पे वापस जाके। याद रखिएगा, सबसे पहले हम कहते हैं इस साइड को छोड़ दीजिए, इस साइड को फॉर द टाइम बिंग। एक मिनट जी, इस साइड को छोड़ दीजिए फॉर द टाइम। हम इस साइड को देखते हैं। जब नेशनल असेंबली सेशन के अंदर हो, कहां पे हो, सेशन के अंदर हो, ठीक है, अगर वो मनी बिल है या ऑल अदर बिल्स है, मनी बिल को निकाल के, मनी बिल हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, नेशनल असेंबली से। नेशनल असेंबली में पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास नहीं जाता, उसको फर्जी फर्जी तौर पे सेनेट के पास भेजा जाता है रिकमेंडेशंस के लिए। किसके लिए? रिकमेंडेशंस के लिए। नेशनल असेंबली की मर्जी है कि सेनेट की रिकमेंडेशन को शामिल करे या ना करे, और रिकमेंडेशंस के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और उस बजट को अप्रूव कर दिया जाता है। हम कहते हैं वो फाइनेंस एक्ट बन गया है। फाइनेंस एक्ट, FA लिख रहा हूं, फाइनेंस एक्ट 2023 का मतलब है कि वो वाले टैक्सेस जो टैक्स ईयर 2024 में लगाए जाएंगे, जो कब टैक्सेस लगाए जाएंगे, टैक्स ईयर 2024 के अंदर। ये भी मेरा ख्याल है कंसेप्ट थोड़ा सा आपको समझ आ गई होगी। अब सर जब अदर बिल्स हो तो वो बिल नेशनल असेंबली से भी स्टार्ट हो सकता है, सेनेट से भी स्टार्ट हो सकता है। कहां कहां से स्टार्ट हो सकता है? नेशनल असेंबली से भी, सेनेट से भी। इन दोनों से, इससे स्टार्ट होगा तो इधर चला जाएगा, इससे स्टार्ट होगा तो इधर चला जाएगा। बड़ी दफा आपने असेंबली में सुना होगा कि यार ये बिल असेंबली में बहस के लिए पेश कर दिया गया है, जब वो असेंबली पास कर लेती है तो फिर वो सेनेट को भेज देती है। समटाइम ये कहा जाता है कि यार फलां वाला इलेक्शन का जो बिल, वो इलेक्शन को मुअख्खर करने का जो बिल है वो सेनेट में पेश कर दिया गया है, अगर सेनेट अप्रूव कर लेगा तो फिर वो नेशनल असेंबली में आएगा। यानी कि कोई भी कानून पास करने के लिए दोनों हाउसेज से अप्रूव होने के बाद फिर प्रेसिडेंट साहब घोगी मारते हैं, फिर वो आपका एक्ट बन जाता है। अच्छा, अब प्रेसिडेंट साहब के पास कोई ज्यादा पावर्स नहीं है, मैक्सिमम आप ये कह लें कि या वो असेंट देता है तो उसको एक्ट कहते हैं, एक्ट बन गया, लॉ बन गया, रिजेक्ट वाली कोई पावर्स नहीं है, ठीक है। या फिर मैक्सिमम वो ये कह सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों हाउसेज को, जब हम कहते हैं ना पार्लियामेंट का मुश्तरका अजलास जारी है, सम टाइम वो उसमें कोई कानून पास हो रहा होता है या कोई ऐसा मैटर होता है जिसके ऊपर प्रेसिडेंट साहब कहते हैं कि तुम लोग इकट्ठे बैठो और दोबारा रिकंसीडर करो इस चीज को, तुम लोग क्या करने जा रहे हो। ये है कि जब नेशनल असेंबली सेशन में हो, सम टाइम IMF ने कहा भाई ये कानून नहीं होगा तो हम नहीं आपका वो लोन नहीं देंगे। हमने कहा यार आप बुरे फंसे हैं। अब नेशनल असेंबली का सेशन और सेनेट और लंबे चक्करों में पड़े। हम कहते हैं भाईजान प्रेसिडेंट साहब के पास पावर्स हैं, वो क्या करें कि 120 दिन के लिए वो लेके आ जाएं, कानून लेके आ जाएं, ठीक है। उस कानून को ऑर्डिनेंस का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे फिर एक बात यह है कि 120 दिन के बाद क्या होगा, तो उस बात को हम एक्सेल पे जाके डिस्कस करते हैं। सर थोड़ी सी चीजें ज्यादा हो रही हैं, ठीक है, परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। अच्छा, ऑर्डिनेंस आफ्टर 120 डेज, ठीक है, क्या होगा 120 डेज के बाद? ऑप्शन ये होती है, नंबर 1 एक्सटेंड फॉर फर्दर 120 डेज। नेशनल असेंबली चाहे तो उसको 120 दिन के बाद मजीद 120 दिन के लिए एक्सटेंड कर ले, लेकिन 200 टोटल 240 दिन के बाद, यानी कि एक दफा पहले 120 दिन की एक्सटेंशन, 240 दिन के बाद नो एक्सटेंशन, कोई फर्दर एक्सटेंशन नहीं हो सकती। जबकि नंबर 2 पे जाएं, ये ऑप्शन 1 थी कि उसको 120 दिन के लिए मजीद एक्सटेंड कर दो, उसको लैप्स होने दो, कैंसिल होने दो। नंबर 3 पे क्या है, उसको अप्रूव कर लो, ठीक है, अप्रूव एंड मेक इट लॉ। अब अप्रूव कहां से होगा? अब नेशनल असेंबली से भी होगा एंड सेनेट से भी होगा। अब प्रेसिडेंट साहब तो पहले अप्रूव कर चुके हैं, अब प्रेसिडेंट साहब के पास वापस नहीं जाएगा। यहां पे आप लोगों को मैं टेस्ट करने का मरला आ गया, तंग करने का मरला आ गया। वो ये आ गया है कि सर आप बताइए कि क्या तकलीफ दे मरला है कि ये जो ऑर्डिनेंस पड़े हुए हैं, सबसे पहले तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पड़ा हुआ है,
वाई इट इज स्टिल ऑर्डिनेंस, जबकि 120 दिन से ज्यादा गुजर गए हैं, ठीक है। आप कहेंगे सर 120 दिन से ज्यादा गुजर गए हैं तो ये तो खत्म होना जाएगा। आप कहेंगे नहीं सर अप्रूव हो गया होगा। मैं कहूंगा अगर अप्रूव हो जाता तो इसका नाम ऑर्डिनेंस नहीं रहता, इसका नाम एक्ट हो जाता। तो अब सब लोग को दावत दी जाती है कि अपनी अपनी राय का इजहार करें। जुल्फकार साहब कल आप क्लास में नहीं थे, खैरियत थी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं सर कल सब मैं हमारे एक कॉन्फ्रेंस हो रही है यहाँ, नेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंस। अच्छा तो अच्छा उसमें वो पाक आर्मी और गवर्नमेंट के दावत से, तो वो यहाँ आजाद कश्मीर के CS और वो सारे, फिर रात को खाना था GFC के साथ, तो अच्छा अच्छा इसलिए अच्छा। कल नहीं आ सके। आज अभी कल लास्ट डे है, तो कल वाला लेक्चर उम्मीद है मुझे मिल जाएगा। वो सर वो मेरे ख्याल ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया गया था। और थैंक यू, बहुत थैंक यू मेहरबानी सर। थैंक यू। अच्छा जी, बाकी लोग बताइए इस कंसेप्ट के बारे में, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसके बारे में। पहले तो आपको सब कंसेप्ट से कोई कंफ्यूजन है वो पूछिए, उसके बाद अगर आपका अस, कोई जी जी वालेकुम सलाम सर सर दानिश भाई। सर सर सबसे पहले कि हम अपना मोड ऑफ एक्शन देखेंगे ऑर्डिनेंस का। ऑर्डिनेंस शॉर्टर टाइम के लिए यूज किया जाता है जब हस्बे ज़रूरत उसकी ज़रूरत महसूस होती है, और वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपने साइन के बाद उसे लागू कर देता है। अगर ठीक है सेकंड कंडीशन ये है कि 120 दिन के अंदर भी सेशन अवेलेबल नहीं है और मजीद हमें ज़रूरत है, तो हम 120 दिन मजीद यानी टोटल 240 दिन तक उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फर्दर उसके अंदर मजीद गुंजाइश नहीं रहती, और प्रेसिडेंट क्योंकि ऑल टाइम ये अप्रूव कर सके हैं, तो उसका बाकी बचने वाला हिस्सा है यानी कौमी असम्बली में हम जाएंगे वो वाला बिल, फिर उसके बाद वो सेनेट सारी से बातें मैं बता उस चुका हूँ, सारी की बातें मैं बता चुका हूँ। ये हो जाएगा ऑर्डिनेंस। और अच्छा ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस अगर मिसाल के तौर पे जैसे हमारा सन 2000 इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस है सन 2001 का, उस वक्त हमारी कौमी असम्बली असम्बल नहीं हुई थी, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा ये लेगिस्लेशन जो है वो अभी तक ऑर्डिनेंस की शक्ल में मौजूद है। क्यों? कि वहां पे इमरजेंसी कॉल कर दी गई थी, और इमरजेंसी शाबाश शाबाश। होने के नाते प्रेसिडेंट उस वक्त फुल प्रूफ पावर में था, और 18 अमेंडमेंट नहीं हुई थी, जिसकी वजह से ऑर्डिनेंस हमारा एज प्रोफाइल ऑफ एक्ट ही काम कर रहा है। लैप्स का मतलब है उसको कैंसिल होने दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया, आपने दानिश भाई बहुत अच्छा बताया, थैंक यू सो मच। जो लास्ट वाली बात थी मैं बस वही पूछना चाह रहा था, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। मनायल लैप्स का मतलब है कि वो कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 120 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो बिल ऑर्डिनेंस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बताता चलूं कि दानिश भाई ने जो बात की है यही वाली बात मैंने आपसे बस टेस्ट में मारा था। मैंने कहा था कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये आपको पता होना चाहिए भाई, मैंने भी बड़ी सारी जगहों से पूछा और कोई अच्छे जवाब नहीं मिलते, फिर मैं इसलिए आप लोगों को तैयार भी करता रहता। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, अभी ये ऑर्डिनेंस क्यों है? ये तो 240 दिन से भी ज्यादा गुजर चुके हैं। इसकी वजह ये है जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है, जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है, उन्होंने ये वाला लाए थे। यानी कि वो वाले ऑर्डिनेंस जो आपके डिक्टेटर्स लाते हैं, ठीक है, जो इमरजेंसीज में आते हैं, जो कि इन लोगों के लिए होते हैं जो बड़े लोग हैं हमारे मुल्क के, ठीक है। तो वो वाले कवानीन, वो वाले ऑर्डिनेंस 120 दिन के लिए नहीं होते, वो बल्कि एज इट इज जारी रहते हैं। इसकी मिसाल आप ले लीजिए हदूद ऑर्डिनेंस 1979, ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980, ठीक है। उसके बाद कानूनी सदा ऑर्डर 1984, ठीक है। उसके बाद आपका मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961। यानी कि मल्टीपल ऑर्डिनेंसेस हैं जिनको आप गिनने बैठ जाएं तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। ये वो वाले ऑर्डिनेंस होंगे जो किसी ना किसी मार्शल लॉ के दौर में आए हुए होंगे। आप कहें कि सर इसके बारे में कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, मैं कहूंगा कि इन ऑर्डिनेंसेस को जब मार्शल लॉ खत्म होने के बाद कोई नेशनल असेंबली आती है वो एज इट इज अप्रूव नहीं अडॉप्ट कर लेती है, उन कवानीन को क्या करती है? अडॉप्ट कर लेती है, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक सर सब लोगों को? यस सर, क्लियर है। मेरा ख्याल है कि मैंने काफी हद तक आप लोगों को बोर कर दिया होगा। फिर हम आई बिलीव के थोड़ा सा पोर्टल को देख लेते हैं। नहीं चलो नहीं सर, पोर्टल को, लर्निंग सेशन था सर। पक्की बात है। जी जी सर।
अब आधे लोग कह रहे हैं कि बोर हो गए हैं, थोड़ा सा कमेंट्स दे दीजिए। अगर बोर हो गए हैं मैं थोड़ा पोर्टल पे ले चलता हूँ, लेकिन ये चीजें थोड़ी सी कंसेप्ट भी पढ़ने वाली हैं, समझने वाली हैं। थोड़ा सा अपने कमेंट्स दे दीजिए प्लीज। नो कोई है सर, वी कैन ये भी कैरी सर ऑन। जरूरी है पढ़ना, क्योंकि इसके बगैर फिर बाकी काम नहीं हो सकेगा सर। ये तो आपकी राय है, बाकी लोग की भी राय ले लेते हैं। जब तक बंदा बुनियादी कानून को ना समझता हो ना, उसके तक उसको उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो सकती। आप बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, और जब तक बैकग्राउंड ना पता हो, कहते हैं कि कानून को हमेशा देखना चाहिए, उसके पीछे नीयत क्या है, उसका तरीकाकार क्या है, इससे भी चीजें समझ आ जाती हैं। अब कल हम ये कहें कि ऑर्डिनेंस जो है वो 120 दिन के बाद तो कोर्ट में या उसके सामने चैलेंज ही नहीं हो सकता, हम किसी के पास जा ही नहीं सकते। तो बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि ये जो है ये ऑर्डिनेंस अभी तक क्यों है, और अभी हमें ये चीजें क्लियर हो गई हैं तो ये ज्यादा अच्छा हो गया। चले सर, थैंक यू सो मच। फिर थोड़ा सा और हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, चीजों अच्छा को। सर, ये लॉ भी बताइएगा, क्योंकि एक्ट तो हो गया, ऑर्डिनेंस में एक लॉ भी होता है ना कोई, वो उसका क्या तो डिफरेंस है? सर एक्ट को ही लॉ कहते हैं, ठीक है, एक्ट को ही लॉ कहते हैं, ठीक है। सर तो इसको ऑर्डिनेंस को नेक्स्ट जो नेशनल असेंबली आती है वो चेंज नहीं कर सकती? नहीं सर, वो अडॉप्ट कर सकती है, इसमें अमेंडमेंट कर सकती है। अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, अभी अभी शुगल बाकी है, ठीक है, ठीक ठीक। ठीक है। यार यहाँ पे अदरेश भाई जैसे ने ये सर यहाँ पे रूल नेशनल के बैंक बारे का में एक भी लॉ थोड़ा है, सा अभी कह तक वो दें। लॉ ही कहलाता है। बस एक मिनट इस रुकिए, तरह रूल्स के के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? सर रूल्स को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दें, क्या रूल्स क्या होंगे, बस ये थोड़ा सा डेफिनेशन। रूल्स क्या होंगे मतलब, मैं समझा नहीं आपका पॉइंट, रूल्स क्या होंगे? सर जैसे आपने लिखा हुआ है ना, एक्ट, ऑर्डिनेंस एंड रूल, रूल हम किस मायने में लेंगे? मतलब सर रूल्स ये कहना चाह रहे हैं सर रूल मैंने कौन रूल्स का अप्लाई बताया करता है, है? ये प्रोसीजर बताते हैं, लॉ का प्रोसीजर बताते हैं कि लॉ को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। नहीं समझे आप? जो ओके इनकम सर, टैक्स ओके, बस सर को थोड़ा सा कंफ्यूजन थी, वो समझ आ गई। लॉ, आपके जो रूल्स होते हैं वो तो प्रोसीजर को बताते हैं कि प्रोसीजर क्या होगा किस चीज का, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे, परसों के लेक्चर में, परसों जो 2 दिन पहले लेक्चर हुआ था, हाँ जी, उसमें बहुत क्लियर बताया गया था कि एक्ट मिसाल ले लें इस तरह कि हाँ कुरान जी, पाक ने नमाज का हुक्म दिया है, और आगे उसकी जो तशरीह है कि कैसे पढ़नी है, तरीका कार किया होगा, वो सुना में है। तो इसी तरह रूल्स जो है वो एक्ट की तशरीह कर देते हैं। ये परसों के लेक्चर अगर आप दोबारा सुने तो उसमें ये सारी चीजें मौजूद हैं, इन्होंने बहुत तफसील से बताया हुआ है। फिर उसमें बहुत एक्ट भी शुक्रिया। है, रूल्स भी हैं, नोटिफिकेशन भी हैं, और SROs हैं, वो सारा कुछ उस लेक्चर के अंदर मौजूद है। चलें जी, जुल्फकार साहब ने मेरा ख्याल है क्लियर कर दिया, आप परसों का दानिश भाई लेक्चर सुन लीजिएगा, ठीक है। अच्छा चलें। अच्छा, ये आदेश कुमार साहब ने एक बहुत अच्छा कमेंट्स लिखे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स लिखे हैं, और ये मेरा ख्याल है कि पढ़ने भी चाहिए। कहते हैं सर आई वांट टू ऐड वन पॉइंट, और ये बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने ऐड किया है। ये वाला पॉइंट मैंने इंटेंशनली विदहेल्ड किया था, और मैं बताना भी नहीं चाह रहा था, जो सही बात है। कहते हैं सर आपको बताते चलें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो 1973 है, इसका आर्टिकल 270 वो बताता है कि टू वैलिडेशन ऑफ लॉज पास्ड व्हेन नेशनल असेंबली वाज इन नॉट सेशन, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द ऑर्डिनेंसेस आर वैलिडेटेड एंड आर पास नहीं होते सर, ये अडॉप्टेड होते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आर्टिकल जो आपका 270 है, इसके बारे में बताता है कि उन ऑर्डिनेंसेस को हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं या वैलिडेट कर देते हैं, ठीक है। वैलिडेशन से मुराद ये नहीं है कि वो अप्रूव कर देते हैं, वैलिडेशन से मुराद ये है कि हम उनको उठा के एज इट इज हम भी लॉ मान लेते हैं, ठीक है सर। अच्छा जी, सर ये देखिएगा, जो हम लोग कह रहे हैं ना एक्ट या लॉ एक ही चीज का नाम है, ये देखिए एक्ट ऑफ लॉ, एक्ट स्लैश लॉ, ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पे सर मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक और चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ। अच्छा जी, सर ये देखिएगा, सर फर्ज करें एक टेक्स्ट की आपके हाथ में किताब है, एक बुक है, उसका नाम है ITO इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ठीक है। उसके ऊपर लिखा हुआ है टैक्स ईयर 2023, क्या लिखा हुआ है, टैक्स ईयर 2023। उसके बाद जून 2023 में एक आएगा बजट, क्या आएगा, बजट। जब सर बजट आएगा, इस बजट के अंदर ये जो पुरानी किताब आपके हाथ में थी, ठीक है, आपके हाथ, मेरे हाथ भी नहीं बनाने आते, ठीक है, ये जो आपके हाथ में थी, इस कानून में या इस बुक के अंदर कुछ रेट, फर्ज करें एक रेट लिखा हुआ था 10%, उस रेट को
नए वाले बजट में 15% कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 15% कर दिया गया। यहाँ पे एक रेट था 2%, उसको यहाँ पे 0% कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि बजट आने का मतलब ये नहीं है कि आपका कानून चेंज हो रहा है, ये जो ऑर्डिनेंस है वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो पुरानी आपके पास बुक होती है उसमें जो रेट लिखे गए होते हैं उसमें, या कोई सेक्शन, यहाँ पे फर्ज करेंगे यहाँ पे 101 सेक्शन था 232, मैं फर्ज कर रहा हूँ वो यहाँ पे था, लेकिन जब नया कानून आया उसने कहा 232 का सेक्शन मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे उसने कहा मैं 236 एक नया सेक्शन ला रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ 235 सेक्शन थे, मैं फर्ज कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जो बजट आता होता है उसका मकसद क्या होता है? पहले से मौजूद टैक्स की किताब के अंदर अमेंडमेंट करना, पहले से मौजूद टैक्स की किताब के अंदर इंप्रूवमेंट लाना। तो इसको हम कहते हैं, इसको वैसे क्या बोला जाता है बजट को? फाइनेंस एक्ट। तो फिर अगर मैं आसान अल्फाज में कहूं तो मैं कहूंगा फाइनेंस एक्ट के जरिए पहले से मौजूद टैक्स की बुक के अंदर चेंजेस लाई जा रही होती हैं। सर बताइएगा मैं सही कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कहा? समझ आ गई आपको? जी जी। अच्छा, मतलब साहब कहते हैं अगर अडॉप्ट करती है ना तो फिर एक्ट नहीं समझा। नहीं ना, अडॉप्ट करते होते हैं, अडॉप्ट भी करते होते हैं और उसको एक्ट नहीं कहते होते हैं। उसको अडॉप्ट एक्ट तब कहेंगे जब अप्रूव होता है, जब वोटिंग के जरिए होता है। ठीक है। इज द डिफरेंस बिटवीन बाय लॉज? नहीं, बाय लॉज का यहाँ पे टैक्स के कानून में कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ऑप्शन कहाँ से आ रहा है? ऑप्शन भाई 270 उसने कहा, कह दिया ना। अच्छा सर, मुझे फाइनेंस एक्ट पे थोड़ा हौसला दे दीजिए कि फाइनेंस एक्ट के बारे में आप ओके हैं। अच्छा सर, फाइनेंस एक्ट फर्ज करें ये कब आया? जून में। जून में उन्होंने पहले से मौजूद बुक के अंदर क्या कर दी? चेंजेस कर दी, कोई डिलीट कोई नया कुछ। अब जाके नवंबर के अंदर आईएमएफ ने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के सर पे डंडा मारा। उन्होंने कहा कि आपके जो टैक्सेस आपने लिखे हुए हैं ना कम लिखे हुए हैं, बल्कि वो चाह रहे होते हैं कि जो आपके मुल्क के एक्सपेंसेस हैं उनको पूरा करने के बावजूद जो हमसे आप लोन ले रहे हैं, आप टैक्स इतने लगा दो, आप इतने लगा दो कि आप अपने एक्सपेंसेस भी मीट करो और हमारा कर्जा भी हमें वापस करो। उन्होंने कहा नए टैक्स लगाओ। तो नए टैक्स जब लगाए जाएंगे तो एक आएगा मिनी बजट, जिसको सप्लीमेंट्री बजट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सप्लीमेंट्री बजट। तो सर ये सारी चीजें आपकी मैं अब थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ, कुछ लोग शायद तंगी में भी आएंगे, उनको परेशानी हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बताना जरूरी है। अब ये एक फाइनेंस एक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसको मैं बजट कह रहा हूँ। इसके अंदर मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ कि इसको पढ़ा कैसे जाता है। इस फाइनेंस एक्ट के जरिए एक कानून जिसका नाम है पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेवी ऑर्डिनेंस 1961, उसके अंदर चेंजेस की जा रही हैं। एक आपके मोअज़्ज़ज़ अरकाने असेंबली, वो जो आपके मजलिस शूरा के पार्लियामेंट के लोग हैं, उनकी सैलरियों के मतलब एक एक्ट है जिसका नाम है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सैलरीज एंड अलाउंसेस एक्ट 1974। उसके अंदर चेंजेस की जा रही हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि उनके अंदर चेंजेस कैसे की जा रही हैं। मैं यहाँ पे इसको नहीं बढ़ाता, मैं आपको आके बढ़ाता हूँ। ये डिफरेंट कवानीन के अंदर जो चेंजेस की जा रही है ना, जो आपके मुल्क के खर्चों वाले कवानीन है या इनकम वाले कवानीन है, ये वो वहां पे लिखे हुए हैं। मैं सर यहाँ पे आपको सीधा सीधा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के ऊपर ला रहा हूँ। मैं कहाँ पे ला रहा हूँ? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के ऊपर। सर बताइएगा परेशान तो नहीं हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ पे ये आया है बजट 2023 के अंदर, जून 2023 के अंदर आया है। तो ये टैक्स ईयर कौन सा है? टैक्स ईयर है TY 2024। तो इसका मतलब ये है कि आप 23 की बुक के अंदर क्या क्या चेंज हुई है। यानी कि मैं आपको वो फार्मूला दे रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, जिससे आप किताब कभी भी चेंज हो जाए आपने परेशान ही नहीं होना। आपने कहना यार मुझे किताब पढ़नी आती है, कौन सा मसला है। सर उसके बारे में कहता है कि वो कहता है कि इन सेक्शन 2, कहता है सेक्शन 2 पे जाओ, उसमें क्लास 29 पे जाओ। ये मैं अभी खोल के दिखाऊंगा। कहता है उसमें आफ्टर द एक्सप्रेशन 234 आप एक वर्ड लिखो सेक्शन 236Z। मैंने कहा यार कैसे? मैं कहूंगा टेंशन ना लो, अभी आपको भाई आपका दिखाएगा। उसने कहा सेक्शन जाओ 2 पे, ये सेक्शन 2 आ गया, ठीक है, ये सेक्शन 2 आ गया। उसने कहा क्लास 29 है। अब मैंने क्लास 29 पे जाना है तो मैं बताऊंगा ये है क्लास 1, जिसके आगे ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है। इस तरह से मैंने फिर जाना है नीचे। आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी। ये क्लास कौन सी है? क्लास 19, ठीक है। ये क्लास नंबर, उसने कहा था 29 पे जाओ, मैं 29 पे गया, ठीक है। कहाँ गया? 29 पे गया।
उसने कहा था 234 के बाद एक एक्सप्रेशन ऐड करो 236Z। ये देख लो प्यारे दोस्तों, नया कानून आपके सामने खोल के पुराने वाली बुक के अंदर उसने कैसे ऐड किया ये आपको समझा दिया। मेहमद साहब मेहमान हैं या जो भी हैं, आप जिस चीज के अंदर फंसे हुए हो, कोई वोटिंग शोटिंग नहीं होती। जो नई असेंबली आती है वो एज इट इज पुरानी चीजों को अडॉप्ट कर लेती होती है। ये वो प्रोसीजर, वो कोई वोटिंग वाला प्रोसेस नहीं है। पता नहीं आप क्यों वोटिंग में बार बार चीजों को लेके जा रहे हैं। मैंने आपको कहा उसमें वोटिंग का मरना ही नहीं है। वोटिंग होगी तो फिर एक्ट बन जाएगा, छोड़ दो इस बात को, ये आपके लिए रेलिवेंट थी ही नहीं, समझो। सर ये देखिएगा ये कैसे ऐड हुआ है, यानी कि जो फाइनेंस एक्ट था, ठीक है। हाँ, अली हमजा, अभी तो आप कह रहे थे कि ये तो लॉ हो गया है, और अभी आप कह रहे हैं दोबारा बताए हैं। उसने मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे उसने कहा, ये थोड़ा सा अंग्रेजी पढ़ने वाली बात है। इन क्लॉज 29, मैंने क्लॉज 29 ढूंढी, उसने कहा आफ्टर द एक्सप्रेशन 236Z। उसके बाद उसने कहा क्या करो, कॉमे के बाद, ये कॉमा भी उसने डाला, कहता है द एक्सप्रेशन सेक्शन 236Z शैल बी इंसर्टेड, ये वाला पॉइंट डाल दो। इसका मतलब यह है कि फाइनेंस एक्ट के जरिए कोई नया वर्ड भी ऐड किया जा सकता है। ये देखो, कोई लफ्ज लिखा हुआ अब क्लास 41 के अंदर से ओमिट किया जा रहा है, तो फाइनेंस एक्ट के जरिए एग्जिस्टिंग कानून के अंदर नए पॉइंट्स डाले भी जा सकते हैं, डिलीट भी किए जा सकते हैं, इवन रेट भी चेंज किए जा सकते हैं। इवन रेट भी चेंज किए जा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, आपको डिफरेंट किस्म के पॉइंट्स वो कहेगा। रेट बल्कि इतना बस याद रख लो, फिलहाल रेट्स को भी छोड़ दो, ठीक है। तो मुझे बताइएगा कौन से 7 का क्या मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा 7 का, अच्छा मेरा ख्याल है आप इधर कह रहे हो। और मेरे प्यारे शहजादे, मेरे प्यारे दोस्त, आप कह रहे हो इस 7 का। इस 7 का भी बता देता हूं। इस 7 के बारे में आपको आना होगा नीचे, ये कहता है द एक्सप्रेशन सेक्शन 236Z इंसर्टेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2023। वो कहता है कल को अगर कोई बंदा सेक्शन पढ़ने आए, उसको पता लग जाएगा कि ये वाला लफ्ज किस फाइनेंस एक्ट की वजह से ऐड हुआ, ठीक है। हमने कहा फर्ज करें ये कुछ और भी तो लफ्ज ऐड हुए हैं, फर्ज करें ये 3 यहां से लेके, ये आपका वर्ग 3 को नहीं हम डिस्कस करते, हम इस 10 को डिस्कस करते हैं। इसको हमने कहा इतना वर्ड, वो कहता है ये वाला पता है कब आया था, 10 नंबर। मैंने कहा क्या 10 नंबर, कहता है नीचे से 10 नंबर पढ़ो। मैंने कहा 10 नंबर पढ़ते हैं। इंसर्टेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2003, कहता है टैक्स ईयर 2004 के अंदर ये वाला पॉइंट आया। देखो प्यारे बच्चों, ये फुट नोट के अंदर चीजें जो लिखी होती हैं, सेक्शन की एक्सप्लेनेशन होती है। ये थोड़ा सा लॉ वाली चीजें हैं जो कि सिर्फ वकीलों के लिए या जो कंसल्टेंट है उनके लिए है। मेरा ख्याल है काफी ज्यादा चीजें मैंने बता दी हैं जी। बोरियत का लेवल बता दें ताकि मैं बस पोर्टल के ऊपर शिफ्ट करने वाला हूँ। यहाँ तक कोई सवाल जवाब है तो प्लीज मुझे बताइए ताकि एड्रेस कर दूं। अभी तो हमने बिल्डिंग खड़ी करनी है ऐसा ऐसा जी। प्लीज कंफर्म कर दें मुझे, हौसला दे दें कि चीजें आपको समझ आ रही हैं या आ चुकी है। क्लियर है जितना सर, काफी क्लियर हो गई। काफी क्लियर हो गई हैं। क्लियर है सर। अच्छा जी सर, कोई समझ नहीं आई, ठीक है। तो थोड़ी बहुत फर्क होगा, आपको रिविजिट करना पड़ेगा। आवरू आपको समझ आ गई है, बेटर हो रही है अंडरस्टैंडिंग में सर, वेरी मच क्लियर, यस सर। अच्छा चलें जी। अच्छा जिन लोगों को कुछ पॉइंट्स नहीं भी समझ आ रहा है, याद रखिएगा कि लाजमी नहीं है कि आपको 110% एक लम्हे में क्लियर हो जाए। ये चीजें हमें भी पढ़ा पढ़ा के, पढ़ पढ़ के, प्रैक्टिस कर करके क्लियर हुई हैं। कभी हम भी आपकी तरह थे, ठीक है। तो ये कल की बात है, फिर हमने पढ़ना शुरू कर दिया। Ordinance being amended act, ordinance is being amended by act, despite act is approved by Majlis Shura and ordinance by only president। पता नहीं हफीज अहमद भाई उर्दू में लिख दो यार, पता नहीं क्या लिखना चाह रहे हो, थोड़ी सी कंफ्यूजन। मनायल कहाँ पे कंफ्यूजन है बताएं। सर ये जो आपने अभी बताया ना, रिलेट किया चेक करने के लिए अमेंडमेंट्स को, उसका थोड़ा समझ नहीं मैं आया। दोबारा बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। मैं जानबूझ के अभी उसको दोबारा बाद में एक्सप्लेन करना था, बता देता हूँ। ये ठीक है देखें, थैंक यू। ये कानून का सफ़ा है, ठीक है, जो सफ़ा नंबर 13 है, ठीक है। ये यहाँ से लेके टैक्स के कानून का यहाँ तक जाता है, ठीक है। इसके ऊपर ना ये देखो .1 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है। इस 1 का मतलब ये है कि मैंने नीचे सफ़े के एंड पे लाइन लगा के, ये होती है, इसको कहते हैं फुट नोट। फुट नोट के ऊपर वो कहता है मैंने किस चीज को डिफाइन किया। मैंने कहा किस चीज को, कहता है इस चीज के बारे में आपने कुछ पढ़ना है ना तो नीचे जाओ। मैं नीचे आया,
कहता है एजेटेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2015। कहता है ये फाइनेंस एक्ट यानी कि टैक्स ईयर 2016 में ये वाला पॉइंट आया है। कभी आप इससे पहले वाला कानून खोलोगे, कौन सा कानून खोलोगे, 2015 टैक्स ईयर का, 2016 का नहीं, तो उसमें आपको ये वर्ड ही नहीं मिलेंगे, ये हेडिंग ही नहीं मिलेगी, ये लाइनें नहीं मिलेंगे। मैंने कहा अच्छा। उसने कहा उसके बाद ये भी आपको बता दूं कि फाइनेंस एक्ट जो 2000 आपका था अपना 2002 यानी कि टैक्स ईयर 2003, उससे पहले इनकम की डेफिनेशन ऐसी दी हुई थी, ये फजूल किस्म की। फिर कहता है कि मैंने इसको सब्सिट्यूट किया, जो पहले थी वो और थी, ये वाली थी, बाद में मैंने सब्सिट्यूट किया। इसका मतलब ये है कि कानून के नीचे हिस्ट्री दी होती है उस सेक्शन की या डिफरेंट सेक्शंस की। ये जो फुट नोट पे बुलेट्स लगा और नंबर लगाए होते हैं, तो ये कैसे कैसे कब कब तब्दीलियां आई वो पता चलती हैं। ठीक है, अच्छा जी, चलें थोड़े से और बुरे हाल करते हैं आपके। याद रखिएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको चंद चीजें और जो पता होनी जरूरी हैं वो ये हैं कि टैक्स में बड़ी सारी जगहों पे टैक्स की माफियों तलाफियों का जिक्र किया गया। ये सारी चीजें मैं आपको पोर्टल पे भी दिखाऊंगा अल्लाह के हुक्म से। ये याद रखिएगा, रिडक्शन इन लायबिलिटीज, एग्जम्पशन फ्रॉम स्पेशल प्रोविजंस, रिडक्शन इन रेट्स, ये सारी चीजें मैंने आपको पोर्टल के ऊपर दिखानी है इंशाल्लाह बाय द टाइम। ठीक है, नॉट इमीडिएटली। ठीक है, थोड़ी सी कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाए। याद रखिएगा सेक्शन 41 से लेके सेक्शन 51 एंड सेक्शन 102, ये वो सेक्शन आपके कानून के अंदर लिखे गए हैं जहां पे आपकी इनकम की माफियों के बारे में बात की गई है। इनकम की माफियों के बारे में बात की गई है। आप कहें नहीं सर समझ आई, मैं कहूंगा कोई परेशानी नहीं है। सर ठीक ये है सेक्शंस ऑर्डिनेंस की बात कर, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन। जी सर, मैंने ये कल आपको बताया था कि ऑर्डिनेंस की बात करते हैं, बिल्कुल। सेक्शन 41 के ऊपर जाते हैं। ठीक है, हम कहते हैं सर थोड़ा सा सेक्शन खोल के बताएं। एग्रीकल्चर इनकम, कहता है भाईजान बताता चलूं कि एग्रीकल्चर इनकम, ज़राअत से किसी बंदे को इनकम आती है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। यहाँ पे उसने एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन दी। आप कहें नहीं नहीं सर मैं तो अपने सूबे में टैक्स देता हूं, मैं कहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस फेडरल का बढ़ा रहा हूं, मैं सूबों का टैक्स नहीं बढ़ा रहा। तो आपके एग्रीकल्चर के ऊपर फेडरल में टैक्स नहीं होता। समझ आ गई? इस तरह से आप फिर यहाँ से स्टार्ट होके नीचे चलते जाइएगा तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद मैं अगर वापस आपको लेके चलूं, ठीक है, तो ये मैंने आपको चंद सेक्शन बताए हैं, 41 से लेके 51 तक सेक्शन है। ठीक है, कुछ आपके काम के होंगे, कुछ काम के नहीं भी होंगे। ठीक है, उसके बाद बल्कि नहीं, अभी थोड़ा सा हम पोर्टल के ऊपर चलते हैं। मेरा ख्याल है काफी ज्यादा जो है ना आप लोग बोर हो गए होंगे, पोर्टल को थोड़ा सा गपशप लगा लेते हैं। अच्छा जी सर, आपका ये जो आयरिस का पोर्टल है, व्हेन वी विजिट इट, ठीक है, तो इसके ऊपर मैं अगर बताता चलूं क्या बोल के इसी को लॉग इन कर लेते हैं। अच्छा सर, इसके ऊपर आपका इसमें मेन जो है ना ये टैब है, एक आपका इनबॉक्स का टैब होता है। ठीक है, ये एक ड्राफ्ट का टैब है, एक आउटबॉक्स का टैब है, ठीक है, एक कंप्लीट टास्क का टैब है। मैं थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इनबॉक्स में एफबीआर कभी भी आपको नोटिस भेजता है तो आपके इनबॉक्स में आएगा। आप कहें कि सर नोटिस कितनी टाइप्स के हो सकते हैं, मैं कहूँगा रुक जाओ। इनबॉक्स के ऊपर मैंने क्लिक किया, जब क्लिक किया तो इनबॉक्स के नीचे ये एक लाइन बन गई, ये लाइन आपको नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि मैं इस हेडिंग में हूँ, रेक्टिफिकेशन, रिफंड, रजिस्ट्रेशन, सेल टैक्सेस, ऑडिट असेसमेंट, डीएनएफवीपी। आपके सारे ये टैब्स कैसे बनी? मैं कहूंगा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये रेक्टिफिकेशन पड़ी हुई है, ठीक है, ये रेक्टिफिकेशन, ठीक है, ये रिफंड, ये डीएनएफवीपी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये सारे पॉइंट्स इसने यहाँ से उठा के ही यहाँ पे लिखे होते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो मैं नीचे आ रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ से सारे के सारे पॉइंट्स उसने यहाँ पे लिखे होते हैं। ठीक है, ये आप कहाँ से आपको समझ आ गई? ये किसी भी कोई कैटेगरी जो बन रही होती है वो कैटेगरी आपकी मेन हेडिंग से बनी होती है। ये मेन हेडिंग है, ये टैब्स जो है, रजिस्ट्रेशन, डिक्लेरेशन, एसेट डिक्लेरेशन, रेक्टिफिकेशन। मैं उसमें आपको बता भी देता हूँ कि ये रजिस्ट्रेशन से मुराद ये है कि अगर कभी भी हमने सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना होगा या सोल प्रोप्राइटर को रजिस्टर्ड करना होगा तो यहाँ से होगा। मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह अगली क्लासेस में। ठीक है, रिटर्न सबमिट करनी होगी तो यहाँ से होती है। ठीक है, ये वाली स्कीम जो एमनेस्टी स्कीम 2019 की आई थी जिसमें काले पैसे को वाइट करने का तरीका बताया गया था, उसमें रिटर्न यहाँ से सबमिट होती थी। ठीक है, अब ये वाली चीज अब खत्म हो गई, अब रेलिवेंट नहीं है। रेक्टिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, अपील के बारे में बताऊंगा, रिफंड के बारे में बताऊंगा, डीएनएफपीपी विद होल्डिंग के बारे में, पेमेंट के बारे में, सेल टैक्स के बारे में। ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, पॉज के बारे में हल्का सा, इनवॉइस मैनेजमेंट के बारे में, एमआईएस के बारे में। ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है,
इसमें हमने फिर कहा कि ये टैब की समझ आ गई कि ये रेक्टिफिकेशन के को जितने नोटिस आए हुए हैं सारे पड़े हुए हैं, रिफंड के इसको डिफरेंट किस्म के नोटिस आए हुए हैं वो पड़े हुए हैं, रजिस्ट्रेशन के ऊपर इसको डिफरेंट किस्म के नोटिस आए हुए हैं, कोई ना कोई कमी बेशी होगी, यानी कि इनबॉक्स आया हुआ है इसको सेल टैक्स के ऊपर, ठीक है। इस तरह से ऑडिट असेसमेंट के ऊपर ये 122(9) क्या है, ये चीजें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मोटी मोटी सारी। ड्राफ्ट में ये वो लेटर्स हैं, डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस हैं जिन पे हम जैसे मोबाइल में मैसेज लिखते लिखते छोड़ देते हैं, यहाँ से इनबॉक्स में किसी भी मैं नोटिस को खोलूं, इसके ऊपर यहाँ पे रिप्लाई में जाके उसका जवाब देने के बजाय छोड़ दूं, ठीक है, कुछ एक आधी लाइन लिख के, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, ड्राफ्ट में आ जाएगा। कैसे आता है इसको मैं करके दिखाऊंगा। आउटबॉक्स में ये देखो डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन आ रही हैं जो इन लोगों ने डिफरेंट किस्म के वो सबमिट किए हैं, क्या सबमिट किए एप्लीकेशन, वो सारी कहाँ पे पड़ी हुई है, आउटबॉक्स में। कंप्लीट टास्क की बात करूं, कंप्लीट टास्क में भी डिफरेंट किस्म की वो चीजें हैं, जैसे हमारा एक मैसेज सेंड हो जाता है और अगला बंदा हमें जवाब दे देता है और हम वो कहते हैं बस ठीक है हमारी बात हो गई है, तो इस तरह की ये चीजें आ रही होती हैं। इसमें से आज मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, ये ऑडिट असेसमेंट, क्या चीज, ऑडिट असेसमेंट। इसका आपको बता दूं, जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं तो यहाँ पे एक इस तरह से ऑर्डर टू मेक सेल्फ असेसमेंट लिखा हुआ आता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने रिटर्न फाइल कर दिया, फर्ज करें कि ये एक सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है, ठीक है, जिसका ये एनटीएन है, इन्होंने रिटर्न अपनी सबमिट किया किसकी, टैक्स ईयर 2023 की, कब सबमिट की है, 5 मार्च को, ठीक है। जब 5 मार्च को इन्होंने रिटर्न सबमिट की है तो याद रखिएगा इनके बारे में यहाँ पे क्या आ गया है, इनका ये ऑर्डर टू मेक सेल्फ असेसमेंट आ गया। इसका मतलब ये होता है कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि मैंने आपकी रिटर्न को देख लिया है। आपने सर उसने क्या देख लिया होगा, मैं कहूंगा ये कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ फंक्शन है, उसने इसको देखा नहीं होगा, ठीक है, उसने इसको देखा नहीं होगा, समझ रहे बात को। तो इस तरह से ये ऑर्डर टू मेक सेल्फ असेसमेंट जितने लोग रिटर्न फाइल करते जाएंगे, और आपका पोर्टल है तो आपने जितनी दफा रिटर्न फाइल की होगी हर साल की अलग अलग यहाँ पे ऑर्डर टू मेक ऑडिट असेसमेंट नजर आ रही होगी, ऑर्डर टू मेक सेल्फ असेसमेंट, ऑर्डर टू मेक सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। फिलहाल इस चीज को आप देख लीजिए। उसके बाद सर आपको बताता चलूं कि इन्होंने डिफरेंट किस्म की जो अपील सबमिट की होंगी वो यहाँ पे आपके ये अपील्स के टैब में नजर आ रही होंगी। अपील सबमिट करने का इंशाल्लाह आपको तरीकाकार बताया जाएगा, ठीक है। फिर आपके डिफरेंट किस्म के जितने टैक्सेस कटे होते हैं गवर्नमेंट के खजाने में हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं, बैंक वाले मुझे प्रॉफिट पे करते हैं, उस पर इंटरेस्ट काट लेते हैं, तो फिर उसके लिए यहाँ पे मैं एफबीआर मालूमात पे जाऊँ तो जितने किस्म के टैक्सेस कटे हुए होंगे तो सर ये हर किस्म के सेक्शन यहाँ पे, ये गुड्स का सेक्शन है, ये सर्विसेज का सेक्शन है, ये प्रॉपर्टी का सेक्शन है, तो सेक्शन में इंशाल्लाह ऐसा ऐसा बताऊंगा। बल्कि यहाँ पे लगे हुए हम कानून की एक और चीज बता देते हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, अहम चीज है सर। ये आपको नजर आ रहा होगा डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। इसका मतलब ये है कि आपकी डिडक्शन हो जाएगी किसकी, टैक्स की, एट सोर्स। हमने कहा क्या मतलब है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। उसने कहा भाईजान जब आपको पैसे मिल रहे होंगे, पैसे पे करने वाला पे करते वक्त ही सोर्स के ऊपर, सोर्स क्या होता है, किस चीज की ओरिजिनेशन होती है, यानी कि वो जो पे करने वाला होगा अपने हाथ से पे करते वक्त ही आपके टैक्स काट लेगा। हमने कहा ये कौन लोग होते हैं। उसने कहा सैलरी का आपको पता है, जब सैलरी पे करते हैं फौरी टैक्स काट जाता है। हमने कहा हाँ। हमने कहा वो क्यों कटता है। उसने कहा सेक्शन 149 में लिखा हुआ है सैलरी पे करने वाला टैक्स को काटेगा, ठीक है। नंबर 2 डिविडेंड। उसने कहा ये सेक्शन 150 में कोई भी कंपनी अपना प्रॉफिट पे करती है, ठीक है, अपने शेयर होल्डर को, अपने इन्वेस्टर को, तो उसको डिविडेंड पे करते हुए वो क्या करती है, उसका टैक्स काट लेती है, ठीक है। इसके लिए सेक्शन कौन सा है, 150। ये बात सेक्शन 150 ने कहा कि कंपनियां डिविडेंड पे करते टैक्स काट लें। ये सेक्शन 150 ओमिट हो गया, डिलीट हो गया। कब डिलीट हुआ ये देख लो, फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर, यानी कि टैक्स ईयर 2022 में डिलीट हुआ, उससे पहले ये मौजूद था। अच्छा सेक्शन 151 ये आपको बताता है कि कोई भी कंपनी, कोई बैंक प्रॉफिट पे करते हुए, सूद पे करते हुए टैक्स काटेगा। ये सेक्शन 151 में लिखा हुआ है। कोई भी बंदा रेंट पे करते हुए टैक्स काटेगा, ये बात सेक्शन 155 में लिखी हुई है। इस तरह से डिफरेंट किस्म के सेक्शंस हैं जो टैक्स काटने की बातें करते हैं। आप कहेंगे सर हमें तो टेलीफोन वाली बात समझाइए, वो जो टेलीफोन के ऊपर टैक्स करता है, ठीक है, सेलफोन वाला। मैं कहूंगा मेरे भाई कोई बात नहीं है, हम आपको सेलफोन वाला भी बता देते हैं, ठीक है। आपका सेक्शन 236, सेक्शन 236, ठीक है सर। जब हम 236 पे आए, ठीक है, ये आप टेलीफोन आपका है या इंटरनेट आप यूजर्स हैं,
तो आपका 236 के तहत टैक्स कटता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बताते चलें, फर्ज करें कि अगर आपकी वो जो प्रॉपर्टी सेल आप करते हैं तो आपका टैक्स क्यों करता है, 236C में लिखा हुआ है। तो मैं आपको बस हल्का हल्का हवा लगा रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट किस्म के सेक्शन हैं जो आपकी टैक्स काटने की बात करते हैं। आपके यहाँ टीचर्स को कंसेशन मिलती हैं, वो बातें कहाँ पे लिखी हुई हैं, मैं आपको कहूंगा सेकंड शेड्यूल के अंदर। अगर टीचर की मैं बात करूं सीधा, मैं आपको टीचर वाले सेक्शन पे लेके चलता हूँ, क्लॉज में, सेकंड शेड्यूल में ही, कि टीचर को 25% जो टैक्स पेबल की माफी मिलती है, वो देखो सेकंड शेड्यूल की पार्ट 3 के अंदर, पार्ट 3 के अंदर मेंशन की हुई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रहते हुए कहाँ पे लिखे हुए, ये देखो 20%, 25% टैक्स माफ। आपने सारा बहुत स्पीड से जल्दी जल्दी बता रहे हैं, मैं कहूंगा बिल्कुल मैं जानता हूँ, मैं बस आपका थोड़ा सा ज़हन बना रहा हूँ अपने साथ चलाने के लिए, आपको थोड़ा तेज कर रहा हूँ कि आपको समझ आनी शुरू हो जाए, क्योंकि ये चीजें 5-5, 4-4 दफा बतानी है। इसमें यहाँ पे रहते हुए मैं आपको एक चार्ज ऑफ सेक्शन के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में? चार्ज ऑफ सेक्शन, टैक्स, चार्ज ऑफ टैक्स के बारे में बताऊं तो ये वो इनकम लिखी हुई हैं जिनके ऊपर टैक्स कटता है। मिसाल के तौर पे डिविडेंड के ऊपर टैक्स कटे, टैक्स चार्ज होगा, डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगेगा, डिविडेंड के ऊपर टैक्स देना होगा, ये वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, सूद के ऊपर टैक्स देना होगा, ये वाली बात यहाँ पे 7B के अंदर लिखी हुई है। आप कहें सर अभी तो आप कह रहे थे सूद के ऊपर टैक्स कटेगा, मैं कहूंगा वो था कटेगा, वो 151 में लिखा हुआ है, सूद के ऊपर टैक्स देना होता है, ये सेक्शन 7B में लिखी हुई है। ये बातें अल्लाह के हुक्म से हम 5-5, 4-4, 10-10 दफा जब रिपीट करेंगे, आप अल्लाह के हुक्म से एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। फॉरनर के बारे में अभी मैं अली हमदानी बता रहा, सेक्शन 152 को पढ़ लो, ठीक है। उसमें पेमेंट लेनी और वो अप्रूवल लेनी होती है कमिश्नर की, वो सारी बातें, एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, ठीक है। उसके ऊपर अभी मैं अगर डिस्कस करूंगा तो बाकी क्लास भी कंफ्यूज हो जाएगी जी। आप लोग काइंडली अपने क्वेश्चन आंसर जो आप लोगों के जहन में है वो स्टार्ट कर दीजिए, सो डैट कि आई मे रिस्पॉन्ड यू, ठीक है। तो अभी ये ऐसा ऐसा क्लासेस चल रही हैं, तो आगे भी और भी जाएंगे इंशाल्लाह। सर ये बुक्स का लाजमी बता दें, FBR से डाउनलोड कर लें, करने का। फिलहाल मोहसन भाई ऑर्डिनेंस को डाउनलोड करो, जो बुक मैंने रिकमेंड करनी होगी मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। फिलहाल आप इसी को ही यूज कीजिए, ठीक है, ऑर्डिनेंस को ही, क्योंकि मैं अगर बुक्स का बता दूं तो बुक्स तो हर साल चेंज होती रहती है, मैं तो ऑर्डिनेंस की पे बड़ी से कोशिश करूंगा। सो फॉर एज किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है जी, सब लोग को ओपन मैं करता हूँ, कोई बंदा सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकता है। 25% वेट ऑन टैक्स पेड, पेड नहीं पेबल, उनका जो टैक्स बनेगा उस टैक्स पेबल, ये मैंने करवानी है, वर्किंग करवानी है, ठीक है। जो आपका टैक्स पेबल है, टीचर का अगर 100 रुपया टैक्स बनता है उसमें से 25 रुपया टैक्स माफ, ठीक है। फर्ज करें मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, रुकें जी, हम तो आपकी सेवा के लिए बैठे हुए हैं। सर ये स्क्रीन आपके सामने शेयर होगी होगी, ये एक टीचर की मैंने सैलरी स्लिप खोली हुई है, इसके ऊपर सर देखिए इनका जो टैक्स बन रहा है, ठीक है, पूरे साल का टैक्स बन रहा है 27,192 रुपये 50 पैसे, और इस टीचर को 6,757 रुपये 50 पैसे माफी दी गई है, जो कि टोटल टैक्स का कितने बनती है, 25% बनती है, हम लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये वाली आप कहेंगे सर माफी क्यों दी गई है, मैं कहूंगा सेकंड शेड्यूल के पार्ट 3 की क्लॉज सेकंड के तहत, ठीक है। ये चीजें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सफिया सुल्ताना बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मेरे भाई। सॉरी सर, एक अर्ली क्वेश्चन है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसकी अगर प्रोफाइल में डायरेक्टर का नेम चेंज करना हो तो उसके लिए फॉर्म 29 या कुछ अटैच करने की जरूरत है, या जस्ट उसको पोर्टल पे जाके चेंज कर दें? आप पोर्टल पे चेंज कर दीजिए, ठीक है, लेकिन अगर अटैच कर देंगे तो आपका वो बेहतर है, ठीक है, उसके बगैर भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप कर देंगे तो बेहतर है, ठीक है। समटाइम वो अटैच, एक्सेप्ट भी लेता है, समटाइम एक्सेप्ट नहीं भी करता, ठीक 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 है। ये रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह कल मिल जाएगी। हाउ कैन अ टेनेंट डिडक्ट टैक्स एट सोर्स फ्रॉम जी। अभी तो फरूक भाई पार्टी शुरू हुई है मेरे भाई, अभी तो मैं बस आपको मैंने ये कहा ही नहीं कि ये चीज कंप्लीट हो गई है। अभी तो मैं 2-4 क्लासेस में, अभी कोई शायद 2 क्लासेस में और भी मैं इधर उधर भगाऊंगा आपको, फिर एकदम से आपको सीधा टैक्स के ऊपर लैंड कराऊंगा, फिर वो हेड टू हेड चलूंगा इंशाल्लाह। बेफिक्र है मेरे भाई, मुझे पता है कि मैंने चीजें स्मूथ करके चलानी है। अभी तो थोड़ी चीजें आपको फाइनेंस एक्ट का पता चल गया, आपको बंदा आपके साथ फाइनेंस एक्ट की बात करे, बजट की बात करे, वो आपको पता होनी चाहिए।
आपके साथ अमेंडमेंट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंस एक्ट के जरिए हो रही होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि एनुअल बजट स्टेटमेंट में क्या मुल्क का निजाम कैसे चल रहा होता है। बड़े सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं ये जो लोन लेना है और बाकी सारे मामला नहीं पता होते, ठीक है। तो हमने ऐसा ऐसा चलना है ना इंशाल्लाह, ठीक है, कंसेप्ट बिल्डिंग के साथ चलना है। मतलूब साहब बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सर किसी और साहब का कोई सवाल हो, किसी भी साहब का? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एडवांस टैक्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी? यार वैसे तो बाद में पूछोगे तो बेहतर है, लेकिन हल्का सा पूछ लो, मैं हल्का सा जवाब दे देता हूँ थोड़ा हल्का सा। सा पूछ लेता हूँ। अच्छा हम्म, सर, एडवांस टैक्स पे करने का कहा गया है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कि ठीक जी है। ये पिछले साल आपका इतना बना था तो इस दफा हमें एडवांस में ही देते इस क्वार्टर का। तो अच्छा, इसको अवॉइड करने का कोई है कोई कोई अ, तरीका नहीं सर, कोई तरीका नहीं, 2 नंबरी जो मर्जी करते रहो, ठीक है। सर सेक्शन पढ़ दो लो नंबर ही नहीं, सर दो जी जी नंबर ही नहीं, देखे वो जी जी। कोड पे भी तो टैक्स हमारा कट जाता है। नहीं एडवांस टैक्स हम नहीं, लोग पे कर तो रहे होते सर हैं, इसके लिए ना मैं वो इसके लिए कस्टमर आपको वो दूसरे लहदा से वो काट रहे होते हैं, तो वो सर ऑलरेडी कट तो रहा है, फिर एडवांस में आप क्या देना है एग्जाम्पशन ले लो ना सर, आप एग्जाम्पन ले लो ना उसकी विद होल्डिंग की, ठीक है। और आपका इंपोर्ट पे काट देता है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे एक तरीका है कि आप ऐसा कीजिए कि अल्लाह आपका भला करे, अपने पूरे साल की लेबिलिटी इतनी कंप्यूट कर लीजिए, आप कहिए कि जितना मैं विद होल्ड हुआ हुआ ना वो भी इतना है और जो मेरा कटा हुआ है वो भी इतना है, ठीक है। सेक्शन अच्छा। 147 को एक दफा पढ़ लो, ठीक है। पढ़े बगैर अगर आप हम्म। कहें कि आप बिल्कुल खुद कर लेंगे तो वो नामुमकिन है मेरी नजर में, ठीक है। एक दफा कर लोगे फिर लॉजिक्स नहीं क्लियर होंगी, सेक्शन फिर चेंज हो गया, फिर आप किसी और बंदे के पीछे भागोगे। सेक्शन 147 को पढ़ो, ना समझ आए मैं हम्म। 147 का कंपटीशन करवाऊंगा भी, ठीक है, तो इंशाल्लाह चलेगा, ठीक है। चलो ठीक। Sir, I सर ये have some विथहोल्डिंग questions. एक मिनट जी, एक मिनट मेरा ख्याल है आप हैंड रेज पे आ जाए, मेरा ख्याल है कि आप एकदम से ना जंग लगने वाली है। जी आरफ साहब प्लीज आप पहले पूछ लीजिए। जी सर, ये मेरा क्वेश्चन जो है वो सेल टैक्स के मुतालिक है। जी अगर मैंने किसी की सेल टैक्स रिटर्न फाइल की और उसका जो एनेक्सर एफ है उसके हम्म अंदर जो कंजम्पशन है उसमें गलती हो जाती है, जितना कंज्यूम करना चाहिए था उससे कम कंजम्पशन डल जाती है और अपना रिटर्न फाइल हो जाती है, तो देन उसमें फिर बाद में उसको रिवाइज करना पड़ेगा या क्या तरीका? सर डिवाइस करना पड़ेगा आपको अपने रिटर्न को, अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो वो उसका क्या तरीकाकार होता है? सर सेक्शन 26(3) को पढ़ लो, ठीक है। रिवीजन ऑफ रिटर्न आप फाइल कर सकते हो, अगर 60 दिन से पुरानी नहीं हुई तो बगैर अप्रूवल के आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। सेक्शन सॉरी कौन सा? 26(3) 26 वो सेल टैक्स एक्ट 1990 का है मेरे भाई, ठीक है। ठीक है। थैंक यू जी दानिश साहब। सर ये पूछना था कि जैसे कि हम गल्ला मंडी में काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा तो कोई भी डिटेल नहीं एंटरटेन की जाती और हमारे से टैक्स काट लेते हैं, तो उसका क्या फिर तरीकाकार होता है? क्या क्या कर लेते हैं? सेठ आदमी है ना सर, 55,000 या 50,000 दे रहा है, तो वो कहता है जी आपकी ना 45,000 है और हमने बकाया टैक्स काट लिया, वो हमें डिटेल अच्छा, कोई नहीं देता। नहीं नहीं वो तो देनी वो फिर चाहिए ना। हम ये तो सर जो क्ले काट रहा है उसको आप कहें ना, ये चीज आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह, ये समझाऊंगा आपको, बेफिक्र रहें, आपका और प्रॉपर सर से। जी वो नौकरी से निकाल देते हैं, दूसरी बात ही नहीं करते, वो कहते हैं तुम्हारे जैसे मुंशी बहुत हमारे पास। अच्छा, तो फिर हाँ वो क्या, अल्लाह अल्लाह का आसरा है, फिर और क्या हो सकता है। मैं तो सर आपको तो फिर कानून हम बता, अगर आपके साथ कोई जाति कर रहा है तो वो सर अनफॉर्चुनेटली उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मैं तो आपको लॉ जो टैक्स लॉ कहेगा या जो हालात अगर होंगे मिसाल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मिसाल के तौर पे सर, जी जी देखें ना, अगर हम 40,000 ले रहे हैं तो 12 चौक 48, 4,80,000 रुपये इनकम हो गई सर जी साल सर की। जी जी। तो तो हम तो फाल तो हो गए ना टैक्स के अंदर, वो फाल क्यों हो गया भाई? 4 लाख से ऊपर चले गए ना इनकम के अंदर। सर किसने कहा? यही बात है दानिश भाई, हम कानून नहीं ना पढ़ते। 6 लाख है ना मेरे भाई, मेरे दोस्त, अच्छा अच्छा। 6 लाख है। आपको कानून पढ़ना वो सिखाऊंगा भी ना अभी बस, ठीक है। नहीं, वो बिजनेस के अंदर होगा 4 लाख। जी मेरे दोस्त, बिजनेस हो ये तो आपकी सैलरी है ना, आप तो नौकरी करते हैं ना, आपका तो सैलरी का रिटर्न नहीं बनेगा। नहीं, अगर वो बिजनेस में होगा तो फिर 4 लाख पे होगा वो। नहीं फिर भी 6 लाख है मेरे दोस्त, फिर भी 6 लाख है। अच्छा ठीक हो गया।
ठीक है, मैं बढ़ाऊंगा समझाऊंगा, बाकी वो आपके साथ क्या करता है वो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसको मैक्सिमम पॉसिबल जी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वो कुछ चीज मेरे अमरेला से बाहर हुई तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। अगर मैं कुछ उसका डॉक्टरी कर सकता हुआ तो बता दूंगा आपको। ठीक है, चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, अच्छा 7E सर, वाले अच्छा लोग सर, 7E को ब्रेक लगा के रखे भाई। 7E मैंने कहा था ब्रेकें लगाएं उसके ऊपर। अच्छा अच्छा सर, ऐसा है जी कि जी, सर एक छोटी सी चीज जो है वो, ये इनकम टैक्स और दूसरी चीजें पढ़ाते हुए सर कोशिश करेंगे ऐड करवाएं किसी तरह से ना, कि सर कुछ टैक्स में, टैक्स को बचाने का मतलब, मैं 2 नंबरी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ 1 नंबर तरीके से भी तो बचाए जाते हैं। सर जो हलाल तरीके ठीक है, बचाने ऐसे। के होंगे ना, iPhone 12 Pro Max मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको बताऊंगा, अल्लाह के हुक्म से बताऊंगा। ठीक है, हाँ, मतलब अभी वो अभी मैंने हलाल तरीके ही देखने हैं, सर वो भी साथ में थोड़े उसको से जिसको ऐड करते टैक्स जाएंगे ना। टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं उसको सर, टैक्स अवॉइडेंस समझाऊंगा, टैक्स अवॉइडेंस नहीं टैक्स समझाऊंगा। अवॉइडेंस कह लो। टैक्स अवॉइडेंस जिसको टैक्स मैनेजमेंट कहते हैं, बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, ठीक है ठीक सर, है सर। अच्छा जी, ठीक है सर, ठीक है। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया। ताहिर सलीम साहब कहते हैं सर जी एडवांस टैक्स जबरदस्ती होती है? नहीं, जबरदस्ती नहीं होती, इसका प्रॉपर कंसेप्ट है, दूंगा। अभी जुबानी जुबानी तो ऐसे लगेगा कैसे पेला जा रहा है, लेकिन प्यार से समझाऊंगा। अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, जो सीरियस कैंडिडेट्स होंगे अगली क्लास, तब से हम इंशाल्लाह सीरियस वाली चीजें करेंगे। MIS से भी आती, देख सकते हैं कि सबमिट करवा दें या नहीं। जी, प्लीज इन्फो स्केड्यूल ऑफ ऑल प्रोग्राम। भाई मंडे ट्यूसडे हमारी क्लास होगी, अगली क्लास इंशाल्लाह अगले मंडे ट्यूसडे को हम करेंगे। तहसीम साहब का एग्जाम है, ठीक है ये। सर सेल टैक्स भी डिटेल में डिस्कस होगा? नहीं, मैं ऊपर ऊपर से करूंगा। मोहसिन भाई आपको यकीन होना चाहिए यार, क्यों ऐसी बातें करते हैं, दिल दुखाने वाली बातें। सर एक क्वेश्चन है, जी जी प्लीज। इसमें ही ये जो टीचर्स की सैलरी के हवाले से जी आपने जी बोला कि ये पेएबल वैल्यू जो है, अब जी, इसमें 25% एम्प्लॉयर डिडक्ट करेगा, जो डिडक्ट कर रहा है हर नहीं महीने नहीं बना उनकी लिया, बना सैलरी लिया। से। अच्छा, अब ये आज समझो कि वो ना वाला ऐसा ना, क्लास के लेक्चर से मैंने काट दिया है, ऐसे अज्यूम कर लो, मैंने वो बताया ही नहीं। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ओके। ठीक है, वो मैंने काट दिया, अगली क्लास में बताऊंगा, जब टीचर की रिटर्न बनाऊंगा ना, फिर बताऊंगा अल्लाह के जी हुक्म से। सर, एक्चुअली मैं इस पे वर्किंग करती हूँ ना, तो इसलिए बस जानना चाह रही थी। अच्छा रुको यार, ठीक है कसम से सर। आप लोग ना तंग कर देते हो, 1 मिनट रुक जाओ। रुक जाओ, मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ आपको, ये रहा नहीं जाएगा आपसे। वैसे तो मेरा मूड नहीं था, लेकिन चलो। अच्छा ये देखो, ये आपका पोर्टल है। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक ड्राफ्ट रिटर्न किसी पार्टी की खोल लेता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। खालिद हुसैन साहब नहीं, ये वाले नहीं खालिद, ये हम रिटर्न खोलते हैं इसकी, नसीरुल्लाह की। अच्छा मैडम ये देखिए, 9,65,000 रुपये मैंने सैलरी डाली है अभी फिलहाल, बस वो टैक्स के पॉइंट पे जाने के लिए। ये टीचर हो, फर्ज करो ये टीचर हो, टैक्स चार्ज और पेमेंट पे जाके अभी मैं ऊपर ऊपर से बड़े से लोगों को तोते उड़ जाएंगे, ये क्या हो रहा है। इसका टैक्स पेबल कितना बन रहा है? इसका टैक्स पेबल बन रहा है 13,524 रुपए। ये टैक्स पेबल है। इसमें से इसका 25% आप निकाल लो, इसका 25% निकालो, 13,524 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, निकालो कितना बनता है जी। 3,381 शाबाश, 3381 सर। यहाँ पे जाता मुझे ते, बताना, ये ते, टैक्स रिडक्शन के ऊपर 3300 रुपये, जाके। 3300 रुपये। अच्छा, ये सर यहाँ पे आके जो भी 3300 जो भी अमाउंट आ रही है, यहाँ पे हमने लिख देनी है 3300 रुपए। ये कैसे डाली है, क्यों डाली है, इसकी लॉजिक मैं बताऊंगा। अब आप कहेंगे सर इससे क्या होगा, जब मैं यहाँ पे लिखूंगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा, याद रखिएगा, इससे इफेक्ट पता है क्या होगा। इस इफेक्ट ये होगा, कंपटीशन में जब आप जाएंगे, तो ये जो आपका टैक्स पेबल था ना, ये पेबल आपने, ये तो सर बढ़ गया। मैं कहूँगा बेसिकली पहले मैंने अमाउंट ज्यादा लिखी, जब मैंने कम की, ये टैक्स रिडक्शन नजर आ रही है। एक्चुअली में इसका टैक्स बनता है 18,000 रुपए। ठीक है, इसमें से इतने रिडक्शन देने के बाद इसका टैक्स पेबल बन कितना रहा है, ये रहा है। ये कैसे हुआ, ये पोर्टल पे क्या है, ये मेरा काम है आपको बताना। यानी कि इतना टैक्स बनता है इस बंदे का, इसमें से इतने ही इसको एग्जम्पशन मिल गई है, अभी इतना गवर्नमेंट इससे लेगी। ये कैसे पुट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये हमारा इंशाल्लाह एजेंडा होगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। एक आप सवाल जी पूछना था, विथहोल्डिंग जी जी। टैक्स जो कटते हैं नॉर्मल, इज देयर अ फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स? सर जो विदहोल्डिंग टैक्सेस होते हैं, इट डिपेंड्स कि वो मिनिमम टैक्स है, वो फाइनल टैक्स है, वो एडजस्टेबल टैक्स है। तो याद रखिएगा कि जो एडजस्टेबल टैक्स होता है, एडजस्टेबल टैक्स इज अ फॉर्म ऑफ, सॉर्ट ऑफ, मैं फॉर्म ऑफ नहीं कहूंगा, इज अ सॉर्ट ऑफ एडवांस टैक्स, यू कैन से इट।
ठीक है सर। Okay, thank you. मैं सर विद होल्डिंग के ऊपर प्रॉपर टाइम लगाऊंगा सर, कोई चीज नहीं छोड़ूंगा, यकीन करो, कसम उठा सकता हूँ, ठीक है, कोई चीज नहीं छोड़ूंगा। अब बस बात यह कि वो सब्र करना पड़ेगा, वो चीजें चलनी कैसे हैं, ठीक है, बस इंतजार चुन करना चुन के पढ़ाऊंगा, चुन चुन के मारूंगा। है। नहीं, बढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, जी सर। चलो, मेरा ख्याल है कि आप लोग बोर हो गए, तो चलो, बड़ा मजा आया आपके बोर होने पे, ठीक है। विद होल्डिंग भी कवर होगा, बिल्कुल हो गया जी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ जी। देखने में बड़ा मजा आया ठीक था। है सर, थैंक यू वेरी मच। आज तो बोर ही हुए होंगे, लेकिन खैर कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह आपको अच्छा भी कर देंगे, ऐसा ऐसा इंशाल्लाह। आप एक टाइम आएगा, आप मेरे बगैर कहेंगे यार बोर हो रहे हैं, मतलब कहीं और से पढ़ेंगे, जल्दी मुतमिन ही नहीं होंगे, आपको ऐसा बना देंगे, आप लॉजिक्स पे जाएंगे फिर एक एक वक्त चीज के बाद। पूछनी है मुझे उसी जी में। जी ये जी। जो उसमें आपने कहा कि 60 डेज का जो है पीरियड, अगर वो अपना रिटर्न लेट फाइल हुई है, मिसाल के तौर पे अगर अपने जनवरी की रिटर्न थी और वो अभी मार्च में आके जो है उसकी नहीं सर, वो उसमें नहीं जाते, वो जब सबमिट हुई उसके बाद की बात है। आप अगर ये बात करें कि वो तो रिटर्न पुरानी थी, सबमिट आज हुई, उसका मैटर नहीं है, अच्छा, बात को जिस समझना दिन से है। हुई है उस दिन के 60 डेज उस के दिन से, विदाउट अप्रूवल हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। मोमना, आज का लेक्चर मैं अपने पास संभाल के रखूंगा, मैं नहीं दूंगा लेक्चर, ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया वसीम, थैंक यू।